सो हाय एवरीवन, दिस इज़ योर कॉमर्स कंपेनियन। और बाकी जब तक समझ के तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस इसी पॉजिटिव बिलीफ के साथ करते हैं आज की शुरुआत। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, जो लगभग 17 मार्क्स के लिए आ सकता। सर, शुरू करने के पहले हमें ये तो बता दो कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी गुड्स को बाय करे या किसी सर्विस को हायर करे। क्या करे? किसी गुड्स को बाय करे या किसी सर्विस को हायर करे जिसके बदले में और समथिंग इन रिटर्न, जिसी को इंग्लिश की तकनीकी भाषा में कंसिडरेशन कहते हैं, कुछ पे कर दे, कुछ पे करने का प्रॉमिस कर दे, या तो कुछ पार्टली पे कर दे और पार्टली पे करने का प्रॉमिस कर दे। इसका मतलब सर यहाँ पे तो पूरा पैसा दे दे, प्रॉमिस कर दे मतलब सादी सादी भाषा में उधारी, और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड मतलब इसको आप ईएमआई की मदद से समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम ईएमआई करते तो सबसे पहले हम उसकी डाउन पेमेंट करते, मतलब पार्टली पे करते, और फ्यूचर में कभी उसकी किस्तें भरने का हम वादा करते कि भाई हम फ्यूचर में महीने महीने करके या जैसी भी आप ईएमआई करवाओ हम पार्टली आपके पैसे चुका देंगे। इसी की थोड़ी सी तकनीकी भाषा में डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। तो अगर हम देखें कंज्यूमर क्या है, तो कंज्यूमर इज एनी पर्सन हु आइदर बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, promised और पार्टली पेड और पार्टली promised अंडर डेफर्ड पेमेंट्स। क्लियर है? क्लियर है सर। अब प्रोटेक्ट करना मतलब क्या करना? सेफ गार्ड करना। अब सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है मतलब सेफ गार्ड भी हम कंज्यूमर को करेंगे, पर कैसे करेंगे? बाय प्रोटेक्टिंग हिज राइट्स एंड हिज इंटरेस्ट। तो अगर मैं देखूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो चीज़ें याद रखना कि कंज्यूमर ये लैटिन वर्ड से आया। कौन से वर्ड से आया? लैटिन वर्ड से, जो है कंज्यूमरी। कंज्यूमरी जिसका मतलब होता है टू ईट और ड्रिंक। और बाकी आजकल के स्टार्टअप वर्ल्ड का तो आप जानते ही हो कि ग्राहक ही राजा है, तो वही लिखा है सर, कंज्यूमर इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। इतनी चीज़ें क्लियर है? क्लियर है। अब हम चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे कि चैप्टर का फ्लो कैसा है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की नीड क्या थी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस थी। अब जैसे नीड थी उस हिसाब से सरकार ने हमें कुछ राइट्स दिए, तो राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ लेंगे। पर आपको भी पता है कि सिर्फ राइट्स दे के फायदा नहीं, जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तब तक राइट्स कुछ यूज में नहीं आने वाले। तो फिर हम राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स को पढ़ेंगे। और फिर लास्ट में सरकार ने क्या बोला, भाई आपके पास राइट्स है, आप रिस्पॉन्सिबल भी हो, इतना सब करने के बाद में भी आपके साथ में अगर कोई गलत घटना घट जाए तो उसके लिए आना ना हमारे पास, हमने आपके लिए वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी दिए है। तो ये वाली वीडियो में हम नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। पर और बाकी जिनका इस चैनल पे पहली बार आना हुआ, वेलकम टू माय कंसाइज सीरीज, जहां ये सीरीज पर्टिकुलरली थोड़ी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होगी, जिसका मेन फोकस चीज़ों को समझने के साथ साथ उन्हें याद रखने पर भी होगा, ताकि एग्जाम के टाइम हम सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से रिटेन कर पाए। And to know everything about my concise series and to take 100% from my videos, please make sure to check this video out as it is a must watch video, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक पूरा फ्लो कवर किया है फ्रॉम योर पेपर पैटर्न एंड सिलेबस टू अ लॉजिकल सीक्वेंस दैट यू शुड फॉलो टू मेक योर स्टडी सुपर इजी। अब इतना सब कुछ आप बिना सब्सक्राइब किए देखोगे ना मुन्ना ना, आप पहले सब्सक्राइब करो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हर बार की तरह अब हम टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जिसमें पहला कॉलम दूसरे वाले कॉलम से लिंक्ड होगा। यहाँ पर वो कॉलम से रीजन और कॉन्सिक्वेंस, यानी पहले क्या कारण था जिसके वजह से क्या होता था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से। अब सर क्या करते, सारे ही बिजनेसमैन हैं, सबको ही अपना धंधा बढ़ाना है, तो सब लोग क्या करते, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा के बताते। वो लोग क्या करते सर, उसकी क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी बता देते, जितनी होती नहीं है। उसकी सेफ्टी बड़ी अल्ट्रा लेवल की बता देंगे पर उतनी रहेगी नहीं, और ऐसी यूटिलिटी बताएंगे जो कभी हमारे यूज़ में आनी नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता सर, हमारे और आपके जैसा जो मासूम कंज्यूमर है वो मिसलीड हो जाता और कभी उसे असली क्वालिटी का पता ही नहीं चलता। तो क्या होता, सम बिजनेसमैन गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूटिलिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। जिसके कारण क्या होता सर, कंज्यूमर्स आर मिसलेड बाय सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड डू नॉट नो द रियल क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइज्ड गुड्स। अब एक अपना वाला एग्जाम्पल ले, तो ये वाला एग्जाम्पल वो लड़के बेटर समझेंगे जो कभी फ़ोन में फोटो देख के मिसलीड हुए। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सुंदरता तो बस फिल्टर है, असलियत तो सबके सामने आती मिलकर है। हाँ सर, समझ गए आप हमारी दिल की बात। तो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस का मतलब होता है डुप्लीकेट। अब क्योंकि ज़माना ही डुप्लीकेट है तो इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट गुड्स है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा मासूम कंज्यूमर है उसको कभी पता ही नहीं चलता कि जेन्युइन प्रोडक्ट कौन सा है और उसकी इमिटेशन कौन सी है। तो क्या होता सर, देयर इज एन इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, दस इट इज
नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जेन्युइन प्रोडक्ट एंड इट्स इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है उसकी कॉपी। क्लियर है, क्लियर है। अब अगला पॉइंट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर मतलब सर कंज्यूमर्स में एकता नहीं है, क्योंकि वो वाइडली स्कैटर्ड है और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। पर वहीं पे आप सेलर्स को देखो तो उनकी बड़ी साठगांठ अच्छी है, साले मिल के धंधा करते हैं और पावरफुल भी है, जिसके कारण क्या होता, कंज्यूमर्स उनके इन्फ्लुएंस के अंदर रहते, और लड़ने की भी कोशिश करेगा तो उठेगा कोई एक जो लड़ भी नहीं पाएगा। तो क्या है सर, कंज्यूमर्स आर वाइडली स्कैटर्ड एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड, वेयर एज सेलर्स आर इन अ बेटर पोजिशन एंड पावरफुल। दस कंज्यूमर्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल कैनॉट फाइट अगेंस्ट सच पावरफुल सेलर। बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या है सर, पॉइंट नंबर फोर क्या है, ट्रस्टीशिप। तो अकॉर्डिंग टू गांधीयन फिलोसॉफी, बापू क्या बोले, बापू बोले बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटीज वेल्थ। अब सर ये ट्रस्ट क्या है, तो ट्रस्ट कुछ खास नहीं होता। ट्रस्ट एक ऐसी लीगल अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर जो भी एसेट्स है ना, वो सिर्फ बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए उठा सकते हैं। पर जब तक ये बेनिफिशियरीज उसका बेनिफिट उठाने के लायक ना हो जाए, ये जो एसेट की मैनेजमेंट होती है ना, ये दूसरे लोगों के हाथ में दी जाती है। तो ये मैनेजमेंट जिन लोगों के हाथ में दी जाती है उन लोगों को ट्रस्टीज कहते हैं। क्लियर है, एक बार और वापस रिपीट कर दूं। ट्रस्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो भी एसेट्स होते हैं वो सिर्फ बेनिफिशियरीज के बेनिफिट के लिए उठाया जा सकता, पर जब तक ये बेनिफिशियरीज उसका बेनिफिट उठाने के लायक ना हो जाए, इसकी मैनेजमेंट दूसरे लोगों के हाथ में दी जाती, जिसको ट्रस्ट कहते हैं। तो बापू के हिसाब से जो सोसाइटी की वेल्थ है वो ये एसेट है, जो ट्रस्टीज है वो बिजनेसमैन है, और बचे पीपल जो है वो बेनिफिशियरीज है। तो वो बोलते हैं कि जो सोसाइटी की वेल्थ है उसका बेनिफिट सिर्फ पीपल उठाना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। तो वही बापू बड़े प्रेम से बोल के गए कि बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटीज वेल्थ, दस वेल्थ शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट वाला पॉइंट है इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस ये पॉइंट क्या बोलता सर, तो कंज्यूमर जो है ना इंडिया में वो मोस्टली इग्नोरेंट है उसके राइट्स के बारे में। तो उसको मार्केट कंडीशन क्या खाक पता होगी, प्राइसेस और प्रोडक्ट्स का भी इतना कोई खास अंदाजा नहीं होता, जो मेन रीजन बनता है उसके एक्सप्लॉयटेशन का। तो वही लिखा है, कंज्यूमर इन इंडिया आर मोस्टली इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स, मार्केट कंडीशन, प्राइसेस एंड प्रोडक्ट्स, जो कि मेन कॉज बनता है उनके एक्सप्लॉयटेशन का। सर समझ गए हम, जैसे हमें हमारी क्रश इग्नोर करती, वैसे ही कंज्यूमर राइट्स, मार्केट कंडीशन, प्राइस और प्रोडक्ट को इग्नोर करता, तो जो हाल हमारा होता वही हाल कंज्यूमर का होता। सही पकड़े हो। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या है सर, वर्ल्ड बहुत बड़ा है, वर्ल्ड बड़ा डायनामिक है, वर्ल्ड बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कॉन्टैक्ट ही नहीं है। सर मैन्युफैक्चरर कौन, जो प्रोडक्ट को भी बनाए साथ ही में कंज्यूमर को भी बनाए? नहीं, जो सिर्फ प्रोडक्ट को बनाए। तो सर अब क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, डोमेस्टिक और इंपोर्टेड दोनों प्रोडक्ट है, तो रिलायबल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो क्या हुआ सर, इट इज डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर इन द कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, एज मार्केट इज फुल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंपोर्टेड प्रोडक्ट, इट गेट्स डिफिकल्ट टू गेट करेक्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। क्लियर है, क्लियर है सर। नेक्स्ट वाला पॉइंट है माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसेस। अब सर माल प्रैक्टिसेस मतलब कुकर्म जो बिजनेसेस करे अंधा पैसा छापने के लिए। तो क्या क्या कर सकते हैं सर, या तो कुछ फ्रॉड कर देंगे, कुछ अनएथिकल कर देंगे, कुछ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कर देंगे। फ्रॉड कर देंगे मतलब विजय माल लिया पर वापस नहीं दिया। फिर अनएथिकल या मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो बोलेंगे जो है मेरे पास में ही है, लेना है तो लो वरना जाओ। तो इसकी वजह से क्या होता है सर, पिसता हमेशा कंज्यूमर ही है, या तो वो डिफेक्टिव माल लेके आएगा, या तो उसे इन्फीरियर या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल मिल जाएगा, पिसना तो कंज्यूमर नहीं है सर। तो क्या होता, फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल एंड मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बिजनेसमैन, दस कंज्यूमर गेट्स डिफेक्टिव, इन्फीरियर एंड सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है, क्लियर है। अब लास्ट वाला पॉइंट है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। ऐसा क्यों, तो सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे डिसीजंस लेते जो कंज्यूमर को इफेक्ट करते बिना उनकी परमिशन लिया, उनसे कंसल्ट किए। है सर, ये तो वही बात हो गई कि बंदी मेरी पर डिसीजन उसके बेस्ट फ्रेंड के चल रहे, वो भी मुझसे बिना पूछे। सर इससे ज़्यादा पर्सनल नहीं होना आज की वीडियो में, ठीक है। तो क्या होता है सर, एक्चुअली में होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे डिसीजंस लेते जो कंज्यूमर को इफेक्ट करे बिना उनकी परमिशन लिए। इससे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ही रोक सकता, जो प्रेशराइज करे बिजनेसेस को ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो कंज्यूमर के हित में हो। तो वही लिखा है, बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन टेक डिसीजंस अफेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट विदाउट कंसल्टिंग द कंज्यूमर, दस ओनली अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रेशराइज बिजनेसेस टू अलाउ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। क्लियर है, समझ गए सर, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। पर अब इसके बाद आप वीडियो में पर्सनल मत होना, ठीक है।
अब कुछ कॉमन पॉइंट सर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं। तो आप क्या करना, ये पॉइंट एक बार आप पॉज करके देख लेना, ये सारे सेम ही पॉइंट्स है। आप इसको आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आपके कुछ पॉइंट स्टार्टिंग में जोड़ देना, कुछ लास्ट में जोड़ देना, थोड़े बहुत वर्डिंग्स चेंज कर देना। मैंने 3 अलग अलग पॉइंट दिए ताकि आपका आंसर जो बड़ा लगे और अच्छे से प्रेजेंटेबल लगे। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। पर सर अब इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखें? तो उसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह अपने मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है। पहली स्टोरी टेलिंग, दूसरी स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट वाली रिमेंबरिंग। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ये स्टोरी सुनना। तो पता है गाइज, एक बार क्या हुआ था, मैं मेरे घर के बाहर यूं ही टहलने निकला था, तो मैंने मेरे घर के बाहर एकदम बड़ी होर्डिंग में एक अच्छी एडवर्टाइजमेंट देखी कि आईफोन 17 प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंडर एवेंजर एडिशन, जो 1.5 लाख का फोन सिर्फ 1 ही लाख रुपए में मिल रहा था। देख के लगा चूना लगाने वाले टाइप का है, पर क्योंकि हमारे एरिया में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड दुकानदार रहते थे जिनका नाम था यूसी भाई। क्या नाम था उनका? यूसी भाई। तो वो बड़े रिस्पेक्टेड थे। अब क्योंकि एडवर्टीजमेंट उनके ही दुकान के बाहर रखी थी, हमारा भी उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, फ़ोन भी वही बेच रहे थे, तो मैं सोचा जाके पूछ लूँ, पूछने में कौन से पैसे लग रहे। तो जब मैं उनकी दुकान में गया तो उन्होंने मुझे जीएसटी का हिसाब बताया, एप्पल वालों का स्पेशल डिस्काउंट का हिसाब बताया, उन्होंने अपने मार्जिन का हिसाब बताया और बोला कि ऐसे ऐसे फ़ोन मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैं बोला यार अच्छा ऑफर है, अब अपन भी यूट्यूबर बन गए, एक अच्छा फ़ोन चाहिए कैमरा वाला ताकि फोटेज अच्छी आ पाए। तो मैंने वो फ़ोन ले लिया। पर जब वो फ़ोन लेके मैं घर पे आया तो मैंने देखा कि वो फ़ोन ही डुप्लीकेट है, वो फ़ोन ही स्पूरियस है। पर फिर मैं बोला कहाँ टेंशन लेनी है, अपनी यूसी भाई है, फ़ोन बदल के दे देंगे। तो जब मैं उनकी दुकान पे गया तो पता है गाइस उन्होंने मेरे साथ में क्या किया, हमारे इतने साल के ट्रस्ट को बिल्कुल साइड में रखा और इग्नोर करके बोले कि तूने डब्बे के पीछे की इंफॉर्मेशन सही से पढ़ी नहीं। तब मुझे पता चला कि यूसी भाई भी कोई अलग नहीं है, वो भी माल प्रैक्टिसेस करते हैं। आपको स्टोरी समझ में आई? तो चलो अब इसे पिक्चर के फॉर्मेट में देखते। तो क्या हुआ था, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में मैं डुप्लीकेट आईफोन यानी स्पूरियस गुड्स लेके आ गया था। तो किससे लिए थे मैंने? तो वो यूसी भाई के लिए से। तो जब मैं वो यूसी भाई को वापस करने के लिए गया तो उन्होंने क्या किया आपको पता है ना गाइज, उन्होंने हमारे इतने साल के ट्रस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया और क्या बोला कि आपने डब्बे के पीछे की इंफॉर्मेशन ढंग से पढ़नी चाहिए थी। तब हमें समझा कि यूसी भाई भी माल प्रैक्टिसेस करते थे। तो चलो एक बार स्टोरी वापस देख लेंगे। अब रिमेंबरिंग फॉर्मेट में मेरे साथ साथ में बोलना। क्या हुआ था, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में हमने स्पूरियस गुड्स ले लिए और जब हम इसे वापस करने यूसी भाई के पास में गए तो उन्होंने हमारे इतने साल के ट्रस्ट को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया और बोला कि आपने डब्बे की पीछे की इंफॉर्मेशन ढंग से पढ़ी नहीं। तब हमें पता चला कि यूसी भाई भी माल प्रैक्टिसेस करते थे। चलो एक बार वापस। तो क्या हुआ था सर, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के चक्कर में स्पूरियस गुड्स लेके आ गए। तब हम उसे वापस करने यूसी भाई के पास में गए तो उन्होंने हमारे इतने साल के ट्रस्ट को बिल्कुल इग्नोर किया और बोला कि आपने डब्बे की पीछे की इंफॉर्मेशन ढंग से पढ़ी नहीं। तब हमें पता चला कि यूसी भाई भी माल प्रैक्टिसेस करते थे। तो अगर आप ये पॉइंट्स देखो तो इसमें जो बार बार हमने यूसी भाई यूज़ किया, ये अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर के लिए यूज़ किया। और बाद में एक जो एडिशनल पॉइंट है वो नीड से याद रखना आप। किससे? नीड से, क्योंकि नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, तो यह भी नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर है। तो क्या सर, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सारे पॉइंट्स याद है, तो चलो एक बार हम रिवाइंड करके देख लेते। तो कैसे थे सर पॉइंट्स? तो हमारी स्टोरी क्या थी, चलो याद करो मेरे साथ में। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के चक्कर में हम स्पूरियस गुड्स लेके आ गए जिसे हम वापस करने यूसी भाई के पास में गए, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। तो उन्होंने हमारे इतने साल के ट्रस्ट को बिल्कुल इग्नोर ही किया और क्या बोला पता है गाइस, कि आपने डब्बे की पीछे की इंफॉर्मेशन पूरी ढंग से पढ़नी चाहिए थी। तब हमें ध्यान में आया कि यूसी भाई भी माल प्रैक्टिसेस करते थे। तो अगर आप देखो तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के चक्कर में स्पूरियस गुड्स, यूसी भाई मतलब अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, ट्रस्ट का बन गया, हमारा ट्रस्टीशिप को इग्नोर किया। अब क्योंकि हम ओसीएम पढ़ रहे तो सादी सादी इंग्लिश लिखेंगे नहीं, इसके लिए इग्नोर का इग्नोरेंस। और फिर बाद में इंफॉर्मेशन ढंग से पढ़ी नहीं, मतलब क्या हुआ था हमारे साथ में, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। और फिर बाद में क्या करते थे, तो माल प्रैक्टिसेस करते थे यूसी भाई भी, तो उससे माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। और बाद में नीड से हमने एक पॉइंट याद रखा था कि नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। तो होप सो कि ये स्टोरी आपको इजी लगी होगी। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, एग्जाम में तो कोई 4 या 5 ही पॉइंट लिखने पड़ते हैं, हमें तो 8 के 8 याद रह गए। बढ़िया बात है। पर अगर फिर भी किसी को ये स्टोरी टफ लगी हो तो वो हमारा नेमोनिक्स का पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर से।
तो सर सबसे पहले राइट्स ऑफ कंज्यूमर, राइट्स मतलब क्या होता है? तो राइट्स का मतलब होता है हक। तो कंज्यूमर राइट्स क्या करते? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते फ्रॉम बीइंग चीटेड। सर चीट तो उसने किया था हमारे साथ में, हमारे बाबू सोना कुच्चू पुच्चू को कुच्चू कुच्चू करके, अरे इकडे लक्ष दे चल। तो क्या होता है, कंज्यूमर के साथ में अलग अलग लेवल पे चीटिंग हो सकती। सबसे पहले जहां माल बने वो मैन्युफैक्चरर चीटिंग कर सकता, जो वो माल रखे वो शॉपकीपर भी चीटिंग कर सकता, या जो वो माल कंज्यूमर को चिपका है वो सेल्समैन भी तो चीटिंग कर सकता ना। तो कंज्यूमर राइट्स क्या करते, ये सारे ही चीटर लोगों से कंज्यूमर को बताते। मतलब कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट द कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड। किससे किससे? जहां माल बने वो मैन्युफैक्चरर, जहां माल रखा जाए वो शॉपकीपर, या वहां जहां आपको माल चिपकाया जाए वो सेल्समैन। एक चीज आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से याद रखना कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कौन सा डे? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड वर्ल्ड ये चीज पे फोकस रखना आप। ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डे, इसीलिए इसको इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे भी बोलते हैं। तो अब हम हर बार की तरह चीज़ों को टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे ताकि अंदर का कंटेंट भी अच्छे से याद कर पाए। तो इसमें हर बार की तरह हमारा सबसे पहला जो कॉलम होगा वो डायरेक्टली पॉइंट से लिंक्ड होगा, और ये कॉलम क्या बोलता है कि व्हाट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला राइट कौन सा है सर? राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। तो ये राइट क्या बोलता है? ये राइट बोलता है देख बिजनेस वाले, भले ही धंधा तेरा है पर पर्यावरण तो सबका है ना बॉस। क्या बोलता कि भले ही धंधा तेरा है पर पर्यावरण तो सबका है ना बॉस। अगर तूने इसमें पोल्यूशन करने की कोशिश की तो तेरे अगेंस्ट एक्शन जरूर लिया जाएगा। ऐसा क्यों? तो क्योंकि देखो यार, सबका हक बनता है कि वो बिल्कुल हेल्दी और क्लीन एनवायरमेंट में रहे। और वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे, वो फ्यूचर व्यू से भी देखते हैं ये सारी चीज़ों को। तो आप देखते हैं पॉइंट क्या बोलता। ये पॉइंट बोलता कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट है सर। ऐसा क्यों? तो क्योंकि ऑल द कंज्यूमर्स, सभी लोगों का हक बनता है टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट, आज भी और फ्यूचर में भी, इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑल्सो। क्लियर है? समझ गए सर। अब दूसरा वाला पॉइंट कौन सा है सर? राइट टू एजुकेशन। ये वाला पॉइंट क्या बोलता कि कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में पता हो, ये भी उसका राइट है। क्या बोला सर आपने? कि कंज्यूमर को उसके राइट के बारे में पता हो, ये भी उसका राइट है। जिससे क्या होगी सर? एक अलग प्रकार की अवेयरनेस क्रिएट होती, और जब भी लोग अवेयर रहते तो वो समझदारी भरे डिसीजंस लेते। समझदारी मतलब रैशनल चॉइसेस। अब इतनी सब चीज़ें अच्छी चल रही तो वो ऑटोमेटिकली सरकार का प्रायोरिटी कंसर्न बन जाता। तो ये राइट क्या बोलता? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि दिस राइट क्रिएट्स अवेयरनेस, एंड अवेयर कंज्यूमर मेक्स रैशनल चॉइसेस, दस इट बिकम्स अ प्रियोरिटी कंसर्न। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगला राइट कौन सा है हमारा? अगला राइट है राइट टू बी हर्ड। ये राइट क्या बोलता सर? भले ही वो आपकी सुने ना सुने, पर कंज्यूमर फोरम आपकी जरूर सुनेगा। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए आपकी कंप्लेंट वहां तक पहुंचाने की। क्या बोलता सर? कि कंज्यूमर फोरम आपकी जरूर सुनेगा, सिर्फ आप में हिम्मत होनी चाहिए आपकी कंप्लेंट वहां तक ले जाने की। अब सर जमाना ही ऑनलाइन है तो आप कंप्लेंट भी ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। राइट, राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेंट्स टू अ कंज्यूमर फोरम। और क्योंकि ऑनलाइन जमाना है तो कंप्लेंट भी ऑनलाइन फाइल की जा सकती। मतलब कंज्यूमर्स कैन ऑल्सो फाइल ऑनलाइन कंप्लेंट्स थ्रू पोर्टल्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। क्लियर है? क्लियर है सर। अब अगला वाला हमारा पॉइंट कौन सा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला राइट क्या बोलता? देख बिजनेस वाले, अगर तू कोई भी गुड्स या सर्विसेज दे रहा तो उसके बारे में एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। कैसी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए? एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। मतलब उसकी प्राइस क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसकी एक्सपायरी क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन जो एडिक्वेट हो। अब एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देनी क्यों है? ताकि हम सेलेक्ट कर सके एकदम करेक्ट गुड्स और सर्विसेज। तो वही बोलता, क्या बोलता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्यों? क्योंकि दिस राइट ऑल्सो इनेबल्स द कंज्यूमर टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट। क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी तो करेक्ट प्रोडक्ट ले पाएंगे, अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो क्या करोगे बॉस? क्लियर है? क्लियर है सर। अब राइट टू चूज, ये वाले पॉइंट को तो इंडियन फैमिलीज ने मजाक ही बना रखा सर। जब शादी का टाइम आता तो वो बोलते बेटा तुझे पूरी फ्रीडम है, तू अपने मन से चूज कर, बुआ वाली पसंद से या मासी वाली पसंद से। सर चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। ये राइट क्या बोलता सर? कि कंज्यूमर को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो कोई भी आर्टिकल उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या तो उसकी पसंद के हिसाब से, या जो उसकी परचेसिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से चूज कर सके। अब क्योंकि सर पूरा फ्रीडम देना है तो ये जो कंसेप्ट है ये फ्री मार्केट के कंसेप्ट का है। अब फ्रीडम देना है मतलब सर सेलर तो कंपेल कर ही नहीं पाएगा ना कि कंज्यूमर की भाई तू ये ही प्रोडक्ट ले। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये क्या बोलता? कंज्यूमर शुड बी गिवन फुल फ्रीडम टू सेलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट, उसको क्या जरूरत है, एज पर हिज लाइकिंग, उसको क्या पसंद है, एज पर हिज परचेसिंग कैपेसिटी, उसको कितना पैसा देना है। क्यों? तो सर ये दहेज
चलो आगे। मतलब रिलेटेड टू अ कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट एज सेलर कैनॉट कंपेल कंज्यूमर टू बाय एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है सर। अब अगला पॉइंट कौन सा है सर? राइट टू सेफ्टी। तो क्या बोलती? तो ये राइट टू सेफ्टी बोलता कि कंज्यूमर की फुल सेफ्टी और प्रोटेक्शन ली जानी चाहिए। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए, उन्होंने कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स सेट किए जिसके हिसाब से कुछ मार्क्स लाए, जैसे एजी मार्क्स, आईएसआई, बीएसआई और हॉलमार्क। तो जब कोई प्रोडक्ट वो सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट करता तभी उसे मार्क्स मिलते, तो अल्टीमेटली हमारा कंज्यूमर सेफ हो जाता। तो कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। तो जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन सब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ एजी मार्क, आईएसआई, बीएसआई, हॉल मार्क्स और बाकी की चीज़ें। क्लियर है सर। अब अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? तो अगला पॉइंट है राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ये तो सर हमने कल ही पढ़ा था, कुकर्म जो बिजनेसमैन करते, तो वो कुकर्म की लिस्ट पूरी नहीं हुई, यहाँ वो और कंटिन्यू होगी। तो कंज्यूमर्स का हक बनता है कि उन्हें बचाया जाए ऐसे बिजनेसमैन से। तो क्या क्या करते सर? तो वो ब्लैक मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि काला बाजारी। ये आपने बहुत बार सुना होगा जब कांदे के प्राइसेस अच्छे खासे बढ़ जाते। उसके बाद में फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स, मतलब 1 किलो के माप में 900 ग्राम ही भर के देगा। और अडल्ट्रेशन के बारे में तो आपको क्या ही बताना, पूरी दुनिया ही इससे परेशान है। क्लियर है सर। तो ये राइट क्या बोलता? ऑल द कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड ब्लैक मार्केटिंग, फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स एंड अडल्ट्रेशन एटसेट्रा। क्लियर है सर। अब पॉइंट नंबर 8, राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। तो ये वाला राइट क्या बोलता है कि सर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते ऐसे गुड्स की जो हजार्डस हो हेल्थ के लिए, कंज्यूमर के, जो कुछ डेंजर करे उसकी लाइफ के लिए, या डुप्लीकेट हो, स्पूरियस हो। तो सर कायदे से तो ये वाला पॉइंट राइट अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ स्पूरियस गुड्स होना चाहिए था, पर क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स दिया तो मैंने भी वैसा ले लिया। आप भी एग्जाम में वैसा ही लिखना। इसका अगर आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूँ तो किंगफिशर। तो जो लोगों को नहीं पता है ब्रांड किस चीज़ का है, ये इस चीज़ का ब्रांड है। तो कभी इस ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं की, उसने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल की एडवर्टाइजमेंट की। क्लियर है सर। तो आप एग्जाम में यही पॉइंट लिखना अच्छे से, मार्केटिंग वाला सिर्फ आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। तो दिस राइट इज अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू द हेल्थ एंड स्पूरियस एंड पोस्ट डेंजर टू द लाइफ ऑफ द कंज्यूमर। करेक्ट है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9, राइट टू रिप्रेजेंट। तो ये राइट क्या बोलता सर कि चाहे तू इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या कंज्यूमर ग्रुप के साथ में हो, तू कंज्यूमर इंटरेस्ट को कंज्यूमर के फोरम के सामने रिप्रेजेंट कर सकता। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आदमी इसको रिप्रेजेंट करे वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हो, यानी कि वकील हो। तो क्या बोलता है राइट सर? दिस राइट एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल और अ कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। और ये कौन कर सकता? तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सच अ पर्सन हु इज नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। क्लियर है सर। अगला पॉइंट क्या है? राइट टू रिड्रेस। रिड्रेस करना मतलब भरपाई करके देना। तो एक पॉइंट क्या बोलता? देख कंज्यूमर, अगर तुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला या पुअर सर्विस मिली तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है बिजनेस वाले को, सबसे पहले उससे रिपेयर करके मांगना। अगर वो रिपेयर ना कर पाए तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट मांग लेना। अगर वो रिप्लेस भी ना कर पाए, रिपेयर भी ना कर पाए, तो पैसे थोड़ी छोड़ने हैं हमने, उससे कंपनसेशन तो लेना ही है। तो क्या बोलता है एक्ट? दिस राइट इनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड, सबसे पहले रिपेयर करवा ले, ना हो पाए तो रिप्लेस करवा ले, दोनों ना हो पाए तो पैसे वापस ले ले, यानी कंपनसेशन फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड पुअर सर्विस। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। बाप रे सर, इतना बड़ा नाम! सिर्फ नाम ही बड़ा है, कंसेप्ट एक्चुअली इजी है। नेक्स्ट वाली वीडियो इसी पर होगी, आप बस पेशेंस से अभी थोड़ा वेट करना। तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो है वो यहाँ पर होगा। अब एक कॉमन पॉइंट क्या कि दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम, ये आप आंसर्स में यूज कर सकते हैं लेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि बोर्ड में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते। तो कैसे? जैसे ऊपर वाले पॉइंट के लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि दिस राइट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर फ्रॉम, घुमा के लिख देना, पुअर सर्विसेज एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, एज दिस राइट इनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड कंपनसेशन। करेक्ट है सर। तो अब सर इतना सारा पॉइंट हम याद कैसे रखें? तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारी मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है। सबसे पहले स्टोरी बिल्डिंग, दूसरी स्टोरी टेलिंग और तीसरी रिमेंबरिंग। तो अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ये स्टोरी आराम से सुनना। तो क्या हुआ था, पिछली छुट्टियों में मैं एक कैंप के लिए गया था बाहर गाँव। वो जगह इतनी सुंदर थी गाइस कि वहाँ पे इतना माहौल वातावरण था, ठंडी ठंडी हवा थी, सुंदर सुंदर क्लासमेट्स थी, आजू बाजू देखो तो हरियाली ही हरियाली, पेड़ पौधों वाली। तो एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट था। तो वहाँ हम क्या करने गए थे? कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास करने गए थे। क्या करने गए थे? कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास करने गए थे।
तो अब वहाँ गए थे तो हम कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस सुनते थे। तो सुनते सुनते वो सर एक ही इन्फॉर्मेशन 10 बार रिपीट करते थे। क्या करते थे? एक ही इन्फॉर्मेशन को 10 बार रिपीट करते थे। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती थी? वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। सर आप क्यों इतना रिपीट कर रहे? दर्द बांट रहा हूँ भाई। तो ऐसा करते 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 हमारी कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास फाइनली ख़त्म हुई। तो अब जब क्लास ख़त्म हुई तो मैं घर के लिए निकल रहा था, तो मैं सोचा आते आते कुछ सामान ले लूँ। तो फिर मैंने सामान उसी कैंप से ले लिया। पर जब मैं घर पे आके वो सामान देखा, वो सामान ही डुप्लीकेट निकला। मतलब कैंप वालों ने भी हमारे साथ चीटिंग कर ली। तो मेरा पहला रिएक्शन था अर्र। क्या था मेरा रिएक्शन? अर्र। अब हम क्या करें? तब मुझे ध्यान में आया हमने तो कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास की है, हम क्या करेंगे? हम करेंगे रिड्रेस और रिप्रेजेंट भी। क्या करेंगे? हम रिप्रेजेंट भी करेंगे और खुद को रिड्रेस भी करवाएंगे। तो होप सो आपको ये स्टोरी समझियो। अब क्या करेंगे? हम इसको थोड़ा थोड़ा पिक्चर के साथ देखेंगे। तो मैं क्या करने गया था? तो मैं सबसे पहले कहाँ गया था? एक सुंदर सुंदर जगह गया था। तो वो जगह कैसी थी? एकदम हेल्दी एनवायरनमेंट वाली जगह थी। वहाँ हम क्या करने गए थे? तो वहाँ हम कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस लेने गए थे। अब कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस हम सुनते थे। वो सुनते सुनते वो सर एक ही इन्फॉर्मेशन को 10 बार रिपीट करते थे। वो इन्फॉर्मेशन क्या होती थी? ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। ये सुन सुन के हमारी क्लासेस खत्म हुई। पर जब मेरे पास डुप्लीकेट सामान आया तो मेरा रिएक्शन क्या था? अर्र। क्या था मेरा रिएक्शन? अर्र। आर आर मतलब हम करेंगे भी रिप्रेजेंट और होंगे भी रिड्रेस। होप्स आपको स्टोरी क्लियर है। एक बार वापस देखते। तो हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस को सुनते सुनते हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। अगर चीटिंग हो जाए तो फिर हमारे साथ क्या हो जाएगा? अर्र। म्हणजे करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। चलो एक लास्ट बात देख लेते। तो हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस को सुनते सुनते हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस स्पूरियस गुड्स। नहीं तो फिर अर्र हो जाता। मतलब करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। होप सो आपको ये स्टोरी क्लियर होगी। अगर किसी को डिफिकल्टी जाए तो वो रिवाइंड करके एक बार वापस देख लेना। पर सर मुझे नहीं लगता कि मुझे ये स्टोरी याद है। तो आओ देखते याद है कि नहीं। तो क्या क्या पढ़ा था सर हमने? हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास लेते लेते हम सुनते सुनते हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। नहीं तो फिर अर्र हो जाता। म्हणजे करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। एक बार वापस देखते। तो हेल्दी एनवायरनमेंट में कंज्यूमर एजुकेशन की क्लासेस सुनते सुनते हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि वी शुड ऑलवेज चूज सेफ्टी अगेंस्ट अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड स्पूरियस गुड्स। नहीं तो फिर अर्र हो जाता। मतलब करते रहो रिप्रेजेंट, होते रहो रिड्रेस। अर्र मतलब डबल आर, याद रखना। अर्र। आर आर। ठीक है। तो पिछली क्लास में हम राइट टू रिड्रेस देख रहे थे सर। ये राइट क्या बोलता था? कि देख भाई कंज्यूमर, अगर अगर तुझे कभी पुअर सर्विस मिले या कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिले तो बिजनेस वाले से बिल्कुल डरना नहीं है। सबसे पहले तो उससे रिपेयर करके मांगना है। अगर वो रिपेयर करके ना दे पाए तो पीस टू पीस रिप्लेसमेंट लेना है। अब अगर वो रिप्लेस भी करके नहीं दे रहा, रिपेयर भी करके नहीं दे रहा, तो हमने बिल्कुल डरना ही है। हमने हमारे पैसे थोड़ी छोड़ने हैं, हमने पूरा कंपनसेशन लेना है। तो जब सरकार को ये चीज़ें ध्यान में आई, जब ऐसा राइट दिया, तो इन चीज़ों को सेटल करने के लिए सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो इनके अंदर उठे, उसके लिए सरकार ने 3 टायर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम लाया। ये क्या है सर? तो ये अब हम नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कौन सा ईयर? 2019। कौन सा एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स है। क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम्स। अब कंज्यूमर क्या सर? वो जो हमने डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, प्रॉमिस्ड, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। याद आया सर? याद आ गया सर? उसके बाद में डिस्प्यूट मतलब जो भी इनकी डिसएग्रीमेंट होगी, रिड्रेसल का मतलब समस्या का समाधान, और फोरम का मतलब कोई प्लेस या प्लेटफॉर्म। तो ऐसे मिलके ये शब्द बना कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। अब ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि वो था 3 टायर। अब 3 टायर क्यों? तो आपके और हमारे जैसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं इस देश में। इस देश की पहली पॉपुलेशन कम नहीं है, कुछ लोग तो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। तो सरकार ने सारी चीज़ें आसान रखने के लिए इसे 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया। वही लेवल डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल।
कौन सी लेवल सर? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। सर इनका मतलब क्या है, इनका मीनिंग क्या है? तो कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट पे, वो बन जाएगी डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अच्छा, फिर ऐसी कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो स्टेट लेवल पे हो, इस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट कमीशन बन जाएगी। फिर ऐसी कोई भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम जो नेशनल लेवल पे हो, इस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो नेशनल कमीशन बन जाएगी। सर इतना क्या घुमा घुमा के बोल रहे, सीधा सीधा बोलो ना। डिस्ट्रिक्ट कमीशन है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट कमीशन है इसीलिए स्टेट लेवल पे, नेशनल कमीशन है इसीलिए नेशनल लेवल पे। अब अपनी अपनी गवर्नमेंट ने अपना अपना काम किया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट का पार्ट है इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट का ही है इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट, और क्योंकि पूरा देश सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधा सीधा बोलो ना यार। समझ गए? समझ गए सर। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो एजेंसीज है इनका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन मतलब कौन कौन लोग मिलके ये एजेंसी को बनाते। तो इसमें सबसे पहला और सबसे मेन आदमी होता है प्रेसिडेंट। एक चीज़ याद रखना, जो भी प्रेसिडेंट होगा वो जज होगा। अब कौन सा जज, वो हम देखते। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो जज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा। पर कैसा जज होना चाहिए वो? या तो वो उस टाइम पे सिटिंग जज यानी वो टाइम पे जज हो, या रिटायर्ड यानी वो जज रह चुका हो, या क्वालिफाइड यानी इतना क्वालिफिकेशन रखता हो कि वो जज बनने के लायक हो। मतलब सर प्रेसिडेंट कौन होगा? या तो सिटिंग, या तो रिटायर्ड, या तो क्वालिफाइड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब सर स्टेट लेवल पे कौन सा कोर्ट आता? स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट आता। तो सेम कंडीशन, या तो सिटिंग हो या तो रिटायर्ड हो, जज ऑफ हाई कोर्ट। अब सेम सर नेशनल लेवल पे कौन सा कोर्ट होता है? सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ का प्रेसिडेंट भी कौन हो? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पर वो जज कैसा हो? या तो सिटिंग हो मतलब जज हो, या रिटायर्ड हो, या जज रह चुका हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, दोनों जगह पे हमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा स्टेट्स नहीं है, और नेशन तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। तो क्योंकि ऑलरेडी हमारी जुडिशियरी की हालत अभी खस्ता है, उस टाइम पे तो और भी खस्ता थी, तो इसलिए फिर वहाँ पे उन्होंने क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी डाल दिया। अब हम देखेंगे मेंबर। अब सर मेंबर कौन कौन होने चाहिए? तो यहाँ पे सादी सादी इंग्लिश में हम मिनिमम नहीं लिखेंगे, यहाँ हम नॉट लेस देन लिखेंगे, क्योंकि हम ओसीएम जितना भारी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मतलब सर तो मिनिमम 2 मेंबर यानी नॉट लेस देन 2 मेंबर होना चाहिए। स्टेट कमीशन में सर नॉट लेस देन यानी मिनिमम 4 मेंबर होना चाहिए। सेम नेशनल के लिए नॉट लेस देन 4 मेंबर यानी मिनिमम 4 मेंबर। तो आप देखो तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 मेंबर चाहिए, क्योंकि छोटे लेवल पे ऑपरेट होता ना, बाकी दोनों जगह आपका 4-4 मेंबर में काम हो जाएगा। अब उसके बाद में सर टेन्योर। टेन्योर क्या है? तो टेन्योर सबका सेम है, 5 साल 5 साल 5 साल। सिर्फ गेम खेला है उन्होंने एज लिमिट में। मतलब सर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आदमी है तो वो 65 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टेट लेवल पे आदमी है तो 67 की एज के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नेशनल लेवल पे आदमी है तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, पर सिर्फ ये मेंबर्स के लिए। अगर वो प्रेसिडेंट हो तो वो 70 साल का होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? आपको भी कुछ समझ में आ रहा? एक मिनट में रुको, समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 2020 में मेंबर बना तो 5 साल के टेन्योर के हिसाब से जो तीनों में कॉमन है वो 2025 में उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। पर अगर हम एज लिमिट वाइज देखें तो अगर कोई बंदा 62 ईयर्स का है और वो 2020 में मेंबर बना तो वो 2025 तक तो टिकेगा नहीं, क्योंकि वो ओवर एज हो जाएगा। 65 ईयर्स यानी वहाँ से 3 साल, तो 2023 में ही उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा। तो सेम एज लिमिट आप देखो तो 67 बन जाएगी स्टेट के लिए और 67 बनेगी नेशनल के लिए। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट की एज कितनी होनी चाहिए? 70। तो सीधा सीधा बोलो ना सर, यहाँ पे मेंबर हो प्रेसिडेंट हो 65 साल, मेंबर हो प्रेसिडेंट हो 67 साल। यहाँ पे मेंबर के लिए 67 पर प्रेसिडेंट के लिए 70। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन तीनों के लिए सेम चाहिए सर। सबसे पहले मिनिमम सादी भाषा में नहीं बोलेंगे हम, एकदम टफ भाषा में नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज बोलेंगे। मतलब सर कम से कम वो आदमी की एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। फिर बाद में एजुकेटेड बंदा चाहिए, एवं कोई भी नहीं चाहिए। और उसका एजुकेशन भी कैसा चाहिए भाई? तो कम से कम बैचलर डिग्री होनी, और वो भी कहाँ से होनी? तो कौन सी ना कौन सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी। क्या होना? बैचलर डिग्री होना, और कहाँ से होना? तो कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस बंदा होना, साथ में एडिक्वेट नॉलेज भी होना, और जो एक्सपीरियंस हो वो 10 साल का हो, और काय में हो तो इन डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स। क्लियर है? क्लियर है सर। अब जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब दायरा, मतलब हैसियत। तो अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमीशन है भाई, तो तू तेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले, तू तेरा पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ही देख। अगर स्टेट लेवल पे है तो भाई तू तेरे पर्टिकुलर स्टेट में ही रहे, तू तेरे स्टेट लेवल पे देख। पर क्योंकि नेशनल लेवल पूरा देश का है तो वो एंटायर कंट्री को कवर करेगा। मतलब एरिया का दायरा क्या हुआ सर? डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट देख, स्टेट है तो स्टेट लेवल पे पर्टिकुलर स्टेट देख, नेशनल है तो नेशनल लेवल पे मतलब पूरे देश को देख। अब सर पैसों की बात, मतलब अगर कोई केस 1 करोड़ तक है
तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में। पर अगर कोई केस 1 करोड़ से ज़्यादा हो पर 10 करोड़ से कम हो, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की, वो स्टेट कमीशन हैंडल करेगा। और कोई केस अगर बहुत ही बड़ी है, तो आप अगर बहुत बड़े आदमी हो, आपकी केस 10 करोड़ से भी ऊपर है, तो फिर आप जाओ ना भाई, आप जाओ नेशनल कमीशन में। तो क्लियर है, मतलब पैसों में अगर आपकी केस 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट में, 1 से 10 करोड़ तक है तो स्टेट में, 10 से ज़्यादा करोड़ है तो कंट्री में। क्लियर है सर। अब अपील अगेंस्ट, मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप इसके अगेंस्ट अपील कहाँ कर सकते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं। अगर आप स्टेट कमीशन के भी डिसीजन से खुश नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन के अगेंस्ट अपील नेशनल कमीशन पे कर सकते हैं। अगर आप नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं हो तो आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं, पर वो अपील कहाँ होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी दुखी हो तो सीधा फिर यमराज के पास चल जाना ऊपर। क्लियर है? क्लियर है सर, समझ गए। तो ये वाला टॉपिक एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आया है अभी तक, इसके लिए मैंने इसको स्टार मार्क भी किया। तो सर अब इतने सारे पॉइंट हैं, हम इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। पर आप एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर हमें कोई पॉइंट्स एवे लॉजिकल सीक्वेंस में याद रहे तो उस चीज़ को याद रखने के लिए मेमोरी ट्रिक याद रखने का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी जो मैं ट्रिक आपको बता रहा, आप वो सिर्फ ध्यान रखो। तो एक चीज़ सब गार्ड बांध लेंगे कि कोई भी डिफरेंस बिटवीन हो या कोई भी चीज़ हो, तो उसका सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, मीनिंग, कि भाई उस चीज़ का मतलब क्या है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट हर बार की तरह क्या होगा, मीनिंग। और फिर अब हमने, जब भी हमने कमीशंस पढ़े थे जिसमें डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, हमने क्या पढ़ा था कि कंपोजिशन क्या हो, क्या कैसा हो, कंपोजिशन क्या हो। तो कंपोजिशन में हमने क्या क्या पढ़ा था सर, याद करने की कोशिश करो। हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और कितने समय के लिए हो। वापस, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उनका टेन्योर क्या हो। एक बार मेरे साथ में वापस बोलो, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उनका टेन्योर क्या हो। बढ़िया। तो कंपोजिशन में हम लिखेंगे सर, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उनका टेन्योर कितना हो। इसके बाद में सिर्फ आपको एक सिंपल लाइन याद रखनी है, डबल ए। क्या याद रखना है आपको, डबल ए। तो सबसे पहला जो ए था वो तो हम याद रख लेंगे कि वो था सर अपील के लिए। ठीक है, अपील अगेंस्ट वाला जो हमारा पॉइंट था। और ये दूसरा वाला जो ए था सर, वो औकात, हमने देखा था ना सर, वो जुरिस्डिक्शन था उनका, वो दो जगह पे, एक पैसों में और एक जगह में, एरिया में। हाँ सर, वो देखा था ना हमने, एक था पैसों में और एक था एरिया में। याद आया। तो बस सर वही है, तो डिफरेंस बिटवीन के सारे पॉइंट्स आपको वैसे ही याद रह गए सातों के सातों। सबसे पहले मीनिंग क्या है, उसके बाद में कंपोजिशन में प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो, कितने टेन्योर के लिए हो। वापस मेरे साथ एक बार बोलो, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो, कितने टेन्योर के लिए हो। उसके बाद में डबल ए याद रखना, एक ए से औकात, एक ए से अपील। फिर औकात में भी दो चीज़ें, एक पैसों में, एक एरिया में। वापस एक बार, सबसे पहले मीनिंग क्या हो, फिर कंपोजिशन में प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो, कितने टेन्योर के लिए हो। उसके बाद हमने देखा था डबल ए, एक था अपील के लिए, दूसरे ए के दो पार्ट, पैसों में भी और एरिया में भी। स्वाहा। समझा सर। एक बार हम डिफरेंस बिटवीन देख ही लेते। तो अगर आप देखो तो एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मेंबरशिप टेन्योर लिखा है। तो हमने क्या देखा था सर, सबसे पहला पॉइंट कि मीनिंग, हर डिफरेंस बिटवीन का कॉमन पॉइंट मीनिंग। उसके बाद में कंपोजिशन देखा था, क्या देखा था, प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उसका टेन्योर क्या हो। क्लियर है सर। उसके बाद में फिर हमने देखा था डबल ए में जो एक ए देखा था वो था अपील के लिए, और बाकी दो ए थे वो थे औकात के लिए, एक था एरिया के लिए, एक था पैसों के लिए। एक बार वापस देख लेते सर लास्ट, शांति के लिए। तो क्या था सर, तो हर डिफरेंस बिटवीन का कॉमन पॉइंट सबसे पहला क्या था, मीनिंग। उसके बाद में हमने कंपोजिशन से याद रखा था कि प्रेसिडेंट कौन हो, मेंबर कौन हो और उसका टेन्योर क्या हो। फिर उसके बाद में डबल ए के लिए क्या था सर, सबसे पहले तो अपील, उसके बाद में औकात, पैसों में भी और एरिया में भी। होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। डिफरेंस बिटवीन तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने मेरे एंड का काम तो कर लिया। अब आप आपके एंड पे ये डिफरेंस बिटवीन को आप एकदम शांति से पढ़ना और एक बार सारे पॉइंट्स हाथ के नीचे से निकाल के रखना, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक दिमाग में आएगा नहीं। और मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है। तो पिछली क्लासेस में हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख लिया था, राइट्स ऑफ कंज्यूमर भी देख लिए थे, फिर हमने वो डिफरेंस बिटवीन भी देखा था ना सर, डिस्ट्रिक्ट वर्सेस स्टेट वर्सेस नेशनल वाला। हाँ सर, याद आ गया। तो आज बारी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर की। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर स्टार्ट करने के पहले ये तो बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर होता क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जवाबदारी, कि यानी एज कंज्यूमर आपकी जवाबदारी क्या है। तो सर हर बार की तरह टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पहला वाला कॉलम दूसरे वाले कॉलम से लिंक्ड होगा। या हमारा पहला वाला कॉलम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरा वाला कॉलम जो है वो रिलेटेड एक्शन है, मतलब कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से आपका एक्शन क्या होना चाहिए।
क्लियर है, क्लियर है सर। तो हमारी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉशियस कंज्यूमर। सर कॉशियस का मतलब क्या होता है? तो कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। तो कॉशियस कंज्यूमर ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है सर? कि देख भाई कंज्यूमर, जब भी तू माल खरीदने जाए तो तुझे तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मतलब सर, मतलब कि ऐसा तू एवं कोई भी माल उठा के मत लेके आ। जब भी कोई माल लेने जाए तो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितनी क्वांटिटी में आ रहा, उसकी प्राइस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है। क्लियर है, क्लियर है सर। तो क्या बोलता कॉशियस कंज्यूमर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? द कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि वाइल बाइंग कंज्यूमर शुड इंक्वायर, ऐसे ही कोई भी माल नहीं लेना है, पूरी इंक्वायरी करके आना है अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड यूटिलिटी। क्लियर है सर। अब सेकेंड वाला पॉइंट, प्री प्लान्ड बाइंग। प्री प्लानिंग सिर्फ इसकी नहीं होना चाहिए, प्री प्लानिंग बाइंग की भी होना चाहिए। तो आपने तो एक वो कहावत सुनी होगी कि अति घाई संकटात नहीं, बरोबर है का? तो वही बोलता है कि एज कंज्यूमर आपने घाई घाई में कुछ भी नहीं खरीदी करना है। आप जब भी कुछ खरीदने जाओ तो उसका पहले से घर से अंदाजा लेके जाओ कि आपको कौन सा सामान लेना है, उसकी क्वांटिटी क्या लेना है, वो कहाँ से लेना है, कितने में लेना है। नहीं तो फिर आपको तो दुकानदारों का पता ही है, ऐसी मार्केटिंग करेंगे कि जो चीज़ नहीं लेना वो भी हम लेके आ जाएंगे। तो प्री प्लान्ड बाइंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती कि द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज दैट दे शुड नेवर बाय इन हरी, अति घाई संकटात नहीं। उसके बाद में कंज्यूमर शुड मेक एन एस्टिमेट ऑफ गुड्स, कि उन्हें क्या लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है और कहाँ से लेना है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है क्वालिटी कॉन्शियस। सर ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? ये वाला पॉइंट बोलता है देख भाई कंज्यूमर, तू हमेशा क्वालिटी का ही प्रोडक्ट लेना। अगर कोई चीज़ तुझे सस्ती मिल रही तो सिर्फ प्राइस की ग्रीड के वजह से कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, नहीं तो फिर तो तेरे को पता ही है भाई, तू खुद की केयर नहीं करेगा तो बिजनेसमैन तो वैसे भी नहीं कर रहे तेरी केयर। तो क्या बोलता सर क्वालिटी कॉन्शियस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट्स। भाई तू क्वालिटी का माल ले, क्योंकि अगर तू लेगा तो वहाँ से वो बेच पाएगा, तू लेगा ही नहीं तो वो बेचेगा क्या? पर सर इंडिया का तो आपको पता है, सस्ता है वो बिकता है, पर ठीक है। कंज्यूमर शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड शुड नॉट बाय इंफीरियर गुड्स आउट ऑफ ग्रीड फॉर लेस प्राइसेस। तो अब हमारी नेक्स्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है सर? कि आपने हमेशा डिमांड करना चाहिए इनवॉइस, गारंटी और वारंटी कार्ड। मतलब सर, मतलब कि ऐसा दुकान में अगर कोई माल खरीदो तो कच्चे में मत खरीदो भाई, हमेशा उसका इनवॉइस लेके ही आओ, और जो भी डिटेल्स मेंशन्ड हो उसके गारंटी और वारंटी कार्ड पे उसे एक बार अच्छे से चेक कर लो। नहीं तो क्या होगा, तो जो यूसी भाई ने मेरे साथ किया वही आपके साथ होगा अगर आप ये सब चेक नहीं करो तो। हाँ सर, याद आ गया, यूसी भाई ने क्या चिपकाया ना आपको। पर ठीक है, तो क्या बोलती सर ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू चेक डिटेल्स मेंशन्ड ऑन गारंटी एंड वारंटी कार्ड। और इसके लिए हमेशा कंज्यूमर शुड ऑलवेज आस्क फॉर इनवॉइस फॉर द गुड्स परचेस्ड। क्लियर है सर। सर्विसेज का तो ऐसा सवाल नहीं, सर्विसेज की वारंटी थोड़ी होती है। क्लियर है, क्लियर है सर। अब उसके बाद में बी अवेयर ऑफ एग्जागरेटेड एडवर्टीजमेंट। सर एग्जागरेटेड मतलब अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बताना। ये वाला पॉइंट तो सर हमने पढ़ा है शायद मिसलीडिंग वाले में। हाँ हाँ, वैसे ही है कुछ तो ये क्या बोलता है सर? यूजुअली सेलर्स क्या करते हैं सर? अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट में, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडवर्टाइजमेंट का पीछे का सच क्या है ये आप जानो। जैसे फेयर एंड लवली वाले बोलते हैं कि एक हफ्ते में गोरा करेंगे, पर गोरा होता कि नहीं वो आपको भी पता है। तो बस वैसी चीज़ें देखना चाहिए आपको। तो क्या बोलती है ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलती है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि यूजुअली सेलर्स क्या करते हैं, एग्जागरेट करते द क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एडवर्टीजमेंट। क्लियर है, क्लियर है सर। अब उसके बाद वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती है? कि कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट। है सर, कि कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट। मतलब क्योंकि कंज्यूमर्स के पास में इतने सारे राइट है कि उसके आधे राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। अब जब आपको राइट्स के बारे में पता ही नहीं है तो आप राइट्स यूज कैसे करोगे? बरोबर है कि नहीं? हाँ सर ये तो शायद वैसी बात हो गई जैसे कंज्यूमर्स के पास में राइट्स होके भी वो उसको यूज़ नहीं करते, जैसे हमारे पास में बुद्धि के साथ साथ सारी सुविधाएं होने के बाद में भी हम पढ़ाई नहीं करते। हाँ 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 सर। तो क्या होता है सर? कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स वाइल बाइंग, क्योंकि चीज़ें पता होगी तो यूज़ कर पाओगे, पता ही नहीं होगी तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना यार। फिर बाद में क्या, एज कंज्यूमर हैज़ मेनी राइट्स विथ रिगार्ड्स टू गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है, क्लियर है सर। अब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। सर ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स की ज़रूरत क्या थी? तो हमने वो पढ़ा था ना कि कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, सेलर बड़े पावरफुल है, साले मिलके धंधा करते हैं, तो वही प्रॉब्लम आती है। तो फिर कंज्यूमर्स का होगा कौन? तो फिर कंज्यूमर्स को कंज्यूमर्स का ही होना पड़ेगा। उन्होंने क्या करना चाहिए? वर्क करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? कि राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है हमें। तो फिर यही करना है हमें, फिर हमें प्रोटेक्शन करना है हमारे राइट्स का और सेफगार्ड करना है हमारे इंटरेस्ट।
क्लियर है सर। तो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलती कि कंज्यूमर शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड सेफ गार्डिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। तो ये बोलता है कि कंज्यूमर कैन वर्क एंड सपोर्ट फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन फॉर वेलफेयर। क्लियर है सर। उसके बाद में फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अब इतना सब ध्यान रखने के बाद भी आपके साथ कुछ गलत घटना हो जाए तो ऐसी घटना को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर कंसर्न ऑफिसर के पास में जाके इसकी कंप्लेंट फाइल करनी है। क्लियर है। तो यह क्या बोलती है सर रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू अप्रोच द ऑफिसर कंसर्न इन केस ऑफ कंप्लेंट्स। और अगर आप इग्नोर कर दोगे तो इग्नोरेंस इन चीज़ों को बढ़ावा देगी, तो इसके लिए कंज्यूमर मस्ट नॉट इग्नोर सच डिसऑनेस्ट एक्ट एज विच बूस्ट अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। क्लियर है सर। अब आपको जैसे पता है बोर्ड्स में बड़े कंटेंट के ही बड़े नंबर मिलते हैं, तो हम कंटेंट हमारा बढ़ाए कैसे? तो कंटेंट बड़े आसानी से बढ़ा लोगे। आप क्या करना, एक बार ये सारे पॉइंट्स लिख देना, फिर बाद में घुमा के लिख देना। पहले लिख देना रिलेटेड एक्शन क्या है और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे ऊपर वाले एक पॉइंट का एग्जाम्पल देखते कि द रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर शुड नॉट इग्नोर सच डिसऑनेस्ट एक्ट एज फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर। तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है सर। पर इतने सारे पॉइंट हम याद कैसे रखें सर? उसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी ट्रिक के होते 3 पार्ट है। सबसे पहले स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो अभी आप रिलैक्स होकर एकदम स्टोरी सुनना। तो जैसे हर कॉलोनी की कहानी है, हमारे कॉलोनी की भी वही कहानी है। हमारे कॉलोनी में भी एक काकू रहती थी और वो काकू इतनी पंचायती थी, हर बात में चीख 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 चीख, इंक्वायरी। यानी इतना परेशान कर रखा था उसने लोगों को कि लोगों ने उसका नाम बदल के काकू से कॉशियस काकू कर दिया। और कभी भी आप उनके घर पे जाओ, वो कंटिन्यू लिस्ट बनाती रहेगी, ये लेना है वो लेना है, ये लेना है वो लेना है। हर बार प्री प्लानिंग करती थी। क्या करती थी? प्री प्लानिंग। और जब भी दुकान पे जाती थी तो क्वालिटी का माल हमेशा इनवॉइस में लेती थी। क्या करती थी? क्वालिटी का माल इनवॉइस में लेती थी। और अगर गलती से दुकानदार अतिशोक्ति करने लगे, यानी क्या करने लगे, एग्जैगरेटेड एडवर्टीजमेंट करने लगे, तो उनके अंदर की आत्मा जाग जाती थी। क्योंकि हमारी काकू होशियार थी, उन्हें कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता था, तो वो उनके राइट्स यूज करके थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के, वैसे तो काका तो नहीं रहे अभी पर कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार मैं रिपीट करता, ठीक है? पर इस बार हम पिक्चर्स के साथ में देखेंगे। तो क्या हुआ था सर, हमारे एरिया में एक काकू थी। पर काकू थी क्या वो? चीक चीक म्हणजे कॉशियस काकू थी। वो क्या करती थी सर, हर बार लिस्ट बना दे रहती थी, मतलब प्रीप्लान्ड बाइंग करती रहती थी। और हर बार क्वालिटी का माल बिल में लेती थी, यानी इनवॉइस में और वारंटी गारंटी में लेती थी। और अगर गलती से दुकानदार एग्जागरेट करते एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके अंदर की आत्मा जाग जाती थी। वो उसके राइट्स यूज करके और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार वापस देखते सर। काकू कॉशियस काकू हर बार प्री प्लान्ड बाइंग करके क्वालिटी का माल इनवॉइस में या गारंटी वारंटी में लेती थी। पर अगर गलती से दुकानदार एग्जैगरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को, तो उसके अंदर की आत्मा जाग जाती थी और वो अपने राइट्स यूज करके और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार वापस। काकू कॉशियस काकू हर बार प्रीप्लान्ड बाइंग करके क्वालिटी का माल हमेशा इनवॉइस वारंटी गारंटी में लेती थी। और अगर गलती से दुकानदार एग्जैगरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को, तो उसको बिल्कुल छोड़ देनी थी। उसके अंदर की आत्मा जाग जाती थी और वो अपने राइट्स यूज करके और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। होप सो आपको क्लियर हो। अगर ना भी क्लियर हो तो एक बार आप रिवाइंड करके पूरी स्टोरी अच्छी से देख सकते हैं, स्टार्टिंग वाला पार्ट भी। ठीक है। पर सर मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरे सारे पॉइंट्स याद रहे, तो देखते ना याद रहे कि नहीं। तो हमने क्या देखा था सर, काकू कॉशियस काकू हर बार प्री प्लान्ड बाइंग करके क्वालिटी का माल हर बार इनवॉइस गारंटी वारंटी कार्ड में लेती थी। और अगर गलती से दुकानदार एग्जैगरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को, तो उसकी खटिया खड़ी कर देती थी अपने राइट्स यूज करके और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट जरूर फाइल करती थी। एक बार वापस देखते क्या करते थे सर, काकू कॉशियस काकू, मतलब हमने उससे ले लिया कॉशियस कंज्यूमर, हर बार प्री प्लान्ड बाइंग करती थी और क्वालिटी का माल यानी क्वालिटी कॉन्शियस हर बार इनवॉइस गारंटी और वारंटी में लेती थी, यानी डिमांड इनवॉइस गारंटी एंड वारंटी कार्ड। और अगर गलती से दुकानदार एग्जैगरेट कर दे एडवर्टाइजमेंट को, मतलब बी अवेयर फ्रॉम एग्जैगरेटेड एडवर्टाइजमेंट, तो क्योंकि हमारी काकू होशियार थी, वो अपने राइट्स यूज करके, यानी कंज्यूमर शुड यूज हिज राइट्स, और थोड़े बहुत एफर्ट्स मार के कंप्लेंट फाइल कर ही देती थी, फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट।
तो होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो। और अगर आपको ये स्टोरी हार्ड लगी हो तो कोई बात नहीं, आप हमारी नेमोनिक्स का पीडीएफ भी रेफर कर सकते। अब मैंने मेरे एंड पे तो मेरा काम कर लिया, अब आपकी बारी। अब सर हम क्या करें? तो आप, अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने एक बार टेक्स्ट को अच्छी से रीड करना चाहिए। और सर आप रीड करना यहाँ से, ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर वाला पार्ट। और हाँ, एक चीज़, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भूलना नहीं है, क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। तो हमने क्या क्या देखा था सर? हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन देख लिया था, फिर उसके हिसाब से सरकार ने जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर दिए थे वो भी देख लिए थे। अब वो राइट्स यूज में लाने के लिए कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो भी देख ली थी। अब इतना सब करने के बाद भी अगर कभी कंज्यूमर के साथ में कोई गलत घटना घट जाए तो उसके लिए कुछ वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिए। वो क्या क्या है ये आज की हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है सर, पर ये आपकी लिस्ट का लास्ट वाला पार्ट होगा, तो इसके बाद में एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस साथ में एक चैप्टर का क्रक्स भी डिस्कस करेंगे। तो वो वाली वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है? तो सर अब ये वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन लाए क्यों? तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी जो देश की जुडिशियरी है वो वैसे ही पूरी नहीं पड़ती, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा कौन? तो फिर सरकार ने कुछ अलग अलग वेज भी दिए और मीन्स भी दिए कि भाई तो कंज्यूमर अगर तेरे साथ कुछ गलत घटना घट जाए तो ये वेज एंड मीन्स यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर लेना। तो हर बार की तरह सर टेबल फॉर्मेट में पढ़ेंगे, जहाँ पे हमारा पहला वाला कॉलम रहेगा वेज एंड मेजर, उससे जो दूसरा वाला कॉलम रहेगा वो लिंक्ड रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। क्या सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन, बोलो मेरे साथ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन। तो क्या होता है सर, इंडिया में एक्चुअली कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, पर सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करते, साथ में प्रमोट भी करते कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ऐसा क्यों सर? तो क्योंकि जैसा कि आपको पता है, कंज्यूमर जो है इंडिया में वो ऑलरेडी बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, वो उनमें एकता नहीं है, और कोई खड़ा भी होगा लड़ने के लिए तो खड़ा होगा कोई एक। तो क्या करती कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन? अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल खड़ा हो तो उसकी समस्या का समाधान करती, पर कैसे वे में करती? बिल्कुल क्विक और एडिक्वेट। कैसे वे में रिड्रेसल होता है? बिल्कुल क्विक और एडिक्वेट। तो क्या करता कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन। मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन एक्टिव इन इंडिया, प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करेगा? प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। ठीक है, फिर इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू सीक क्विक एंड एडिक्वेट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब कंप्लेंट है, डिस्प्यूट्स जो भी है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा कौन सा है? अवेयरनेस प्रोग्राम। तो आपने तो सुना ही होगा सर, जागो ग्राहक जागो, अपने हक से मत भागो। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। तो हमारे देश में गवर्नमेंट क्या करती? कुछ पब्लिसिटी मेजर्स लेती, जिसके वजह से जो कंज्यूमर्स के बीच में की अवेयरनेस है वो बढ़े, क्योंकि अवेयर कंज्यूमर होगा तो उसके साथ में बेईमानी कम होगी। तो गवर्नमेंट पब्लिसिटी मेजर्स में क्या क्या करती? तो कुछ जर्नल छाप देगी, कुछ ब्राउशर्स, कुछ बुकलेट, या और भी अलग अलग तरीके होते हैं। अब आप दो डेट याद रखना, एक था हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, वो कब था सर? हमने ऊपर पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो था 15 मार्च को। अब नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब है सर, ये भी बता दो। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे ये 24 दिसंबर को आता। तो एक बार मेरे साथ में वापस बोलो, इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे कब है? 15 मार्च को। और नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब आता है? 24 दिसंबर को। क्लियर है? क्लियर है सर। अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जागरूकता फैलाएंगे, जागो ग्राहक जागो। तो क्या करती गवर्नमेंट? टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर्स, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मेनी पब्लिक मेजर्स। कौन से मेजर्स सर? पब्लिक मेजर्स। अब उसमें क्या क्या किया उन्होंने? सच एज जर्नल्स, बुकलेट्स एंड ब्राउशर्स। क्लियर है? क्लियर है सर। और दो डेट याद रखना, नेशनल कब आएगा सर? 24 दिसंबर को। इंटरनेशनल कब आएगा? 15 मार्च को। क्लियर है? क्लियर है सर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा कौन सा है सर? रिड्रेसल फोरम्स। सर ये तो कुछ कुछ हमने पढ़ा हुआ, जैसे वो हमने पढ़ा था ना, 3 टायर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम। वो एक कोई तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, कुछ तो स्टेट लेवल पे था, कुछ तो नहीं, हाँ बस वही है। तो क्या क्या सर हमारे गवर्नमेंट ने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि चीज़ों को आसानी से और सिंप्लीफाइड वे में हमारी जितनी पॉपुलेशन को संभालने के लिए 3 टायर अलग अलग टायर्स दिए, जहाँ पे सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स होता था। हाँ सर याद आ गया। तो वही है कि अ सिस्टम हैज़ बीन सेटअप टू डील विद द कंज्यूमर ग्रीवियंसेस एंड डिस्प्यूट एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। जो हमने पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, याद आ गया सर। अब सर इनका मेन एम क्या था? कि वो बिल्कुल सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। कैसा सर? सिंपल, स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव। वापस एक बार, सिंपल, स्पीडी एंड एक्सपेंसिव। समस्या का समाधान मतलब कि रिड्रेसल हो कंज्यूमर की ग्रीवियंसेस का। ग्रीवियंसेस का मतलब वापस रिपीट कर दूं, कोई भी कंप्लेंट या डिस्प्यूट। क्लियर है? क्लियर है सर।
अब फोर्थ वाला पॉइंट, लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मतलब बाय लॉ। तो क्या होता था सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने के पहले काफ़ी सारे अलग अलग लॉस थे। वो लॉस कौन से थे, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे काफ़ी सारे एक्ट्स थे। तो भाई कंज्यूमर पहले ही थोड़ा अनअवेयर है, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको उसके राइट्स सारे मालूम होना चाहिए और ऊपर से यूज़ भी करना चाहिए। तो इतना सब थोड़ी कर पाएगा। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्सक्लूसिव यानी सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया 2019 में। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज हमें याद रखनी है कि जो एक्ट है इसका इनिशिएशन, आयन मतलब इनिशिएशन कब हुआ था, 1986। कब हुआ था, 1986। तो क्या बोलता सर लेजिस्लेटिव मैटर कि अ नंबर ऑफ लॉज हैव बीन इनेक्टेड इन इंडिया टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि सर प्रोटेक्ट करना मतलब वो ये सेफ गार्ड करना, इंटरेस्ट को भी और राइट को भी। उसके बाद में एन एक्सक्लूसिव एक्ट हैज बीन एडवोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कब इनिशिएट हुआ था, 1986। कब इनिशिएट हुआ था, 1986। क्लियर है सर। अब हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा है सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सर ये क्या है, जनहित याचिका सुना आपने, PIL, ये वाली पिल नहीं, वो कोर्ट वाली पिल। तो सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ऐसा एक लीगल एक्शन होता है जो कोर्ट में लिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स में। सर वापस एक बार, ऐसा लीगल एक्शन जो कोर्ट में, कहीं भी नहीं कहा कोर्ट में, जिसका मैटर कौन हो सर, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। वापस एक बार मेरे साथ में बोलो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अब ये ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसके साथ में गलत घटना हुई हो वही जाके अप्रोच करे कोर्ट को। कोई भी आदमी, आमतौर पर कोई भी आदमी जाकर PIL फाइल कर सकता। अब सर ये ऐसा क्यों, तो हमारे देश में कई सारे अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स है, वो वैसे ही सामने नहीं आते, तो उनके बिहाफ पे अगर कोई सामने आने की कोशिश करे तो फिर वो डायरेक्टली जाके PIL कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो क्या बोला सर, एनी पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। पर मैटर कैसा होना चाहिए सर, पब्लिक का, पर्सनल मैटर नहीं सर। गर्लफ्रेंड छोड़ के भी आप कोर्ट में जाओगे ये नहीं चलेगा, पब्लिक मैटर होना चाहिए। और बाद में ये क्या है सर, क्योंकि वो अनरिप्रेजेंटेड है तो उनके बिहाफ पे कोई आएगा तो उनको लीगल रेमेडी मिलेगी। मतलब इट प्रोवाइड्स लीगल रेमेडी टू द अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है सर। अब इसके बाद में हमारा सिक्स्थ पॉइंट, लोक अदालत। अब लोक का मतलब क्या होता है, पीपल। तो लोक अदालत को हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं। तो लोक क्योंकि लोग है तो उनको अपन पीपल कोर्ट कहते हैं, और अदालत का मतलब कोर्ट। तो हिंदी का इंग्लिश, लोक अदालत मतलब पीपल्स कोर्ट। अब आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि गवर्नमेंट जो है अपनी, वो अगर अपने लोग रहे तो उन पे कॉम्प्रोमाइज करती, क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना यार। अगर गवर्नमेंट खुद के लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज करती, पर अगर वही आतंकवादी है तो उनको सीधा मिनिमाइज करती। तो लोक अदालत क्या करते सर, ये डिस्प्यूट्स को सेटल करते बाय कॉम्प्रोमाइज। कैसे सेटल करते, कॉम्प्रोमाइज। तो पीपल कोर्ट एस्टेब्लिश टू सेटल डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है सर। और सर लोक अदालत की सबसे खास बात क्या है पता है आपको, यहाँ पे आगे पीछे डिले नहीं है, ऑन स्पॉट डिसीजन लेते कि जो है वो है। तो सर क्योंकि ऑन स्पॉट डिसीजन लिए जाते हैं और ऐसे डिसीजन से जो स्टैट्यूट्स का मतलब लॉ, जो लॉ के द्वारा मान्य है, तो सर इससे ज़्यादा क्विक रिड्रेसल क्या होगा, समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हो रहा। क्या हो रहा सर, समस्या का समाधान ऑन स्पॉट हो रहा। तो क्या होता सर, ऑन स्पॉट डिसीजंस लिए जाते जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूट्स का मतलब लॉ, कि भाई कानूनी तौर पे जो डिसीजन हुआ उसको मान्यता है। अब सर इतना ऑन स्पॉट है, इसके लिए सर क्विक रिड्रेसल हो जाता फॉर पब्लिक ग्रीवियंसेस। क्लियर है सर। अब लास्ट में कंज्यूमर वेलफेयर फंड। कौन सा फंड सर, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये किसने बनाया सर फंड, ये फंड बनाया कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। कौन से डिपार्टमेंट ने, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने। तो ये फंड क्या करता है सर, नॉर्मली जो अपने रूरल एरियाज रहते हैं ना, कौन से एरियाज, रूरल गांव देहात के जो एरिया होते हैं हमारे, वहां पे कंज्यूमर मूवमेंट को स्ट्रेंथन करते। क्या करते, वहां की कंज्यूमर मूवमेंट को स्ट्रेंथन करते। तो सर वापस देखेंगे अपन, कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हैज क्रिएटेड वेलफेयर फंड। तो ये फंड किसने बनाया सर, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने। ठीक है। और ये क्या करते हैं सर, प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन द कंज्यूमर मूवमेंट इन रूरल एरियाज। कौन से एरियाज में, रूरल एरियाज में। बाप रे सर, चीजें तो हम सारी समझ गए, पर इन सबको हम याद कैसे रखें। तो इसके लिए मेरे पास मेमोरी ट्रिक है ना। तो हर बार की तरह हमारे मेमोरी टेक्निक के होते हैं 3 पार्ट है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बिल्डिंग और लास्ट में रिमेंबरिंग। तो आप अब मेरे साथ रिलैक्स होकर एकदम स्टोरी सुनना। तो क्या हुआ था गाइस, जैसे हर कॉलोनी में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता, हमारी कॉलोनी में भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, पर वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलते, वैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी एक प्रोग्राम चल रहा था।
नाच गाने का सर नहीं बे, अवेयरनेस का प्रोग्राम अभी तो पढ़ा अपन ने। तो कौन सा प्रोग्राम चल रहा था सर? अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था। अब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई सर। ऐसे कैसे सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए उनके अवेयरनेस प्रोग्राम में चीटिंग हो गई। भाई ये इंडिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता। तो जब उनके साथ में चीटिंग हो गई तो फिर हमने हमारी समस्या का समाधान ढूंढने लगे। कुछ लोग मारामारी करने लगे, सब उथल पुथल मच गई। तो तब हमारे एरिया के एकदम बुजुर्ग दादा है, वो बोले देख भाई मेरे आंग में पहली दम नहीं है, मैं मारामारी तो नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर लूंगा। उन्होंने क्या बोला? मैं लेजिस्लेटिव मेजर यानी मैं लॉ के थ्रू जाऊंगा और आप सबके बिहाफ पे भी अकेला अकेला नहीं जाऊंगा, आप सबके बिहाफ पे भी एक पीआईएल जो है वो लोक अदालत में फाइल करूंगा। काका का इनिशिएटिव सुन के सब मारामारी करने से रुक गए, पर उसमें हम जैसे भी लोग थे। मैंने बोला काका तुम्ही तर अगोदरच रिटायर झाले, मग पैशाचं कसं? फिर उन्होंने बोला बेटा कंज्यूमर वेलफेयर फंड है किसके लिए? क्या बोला उन्होंने? बेटा कंज्यूमर वेलफेयर फंड है किसके लिए? होप सो आपको स्टोरी समझ में आई हो, नहीं तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लो, आप ही की वीडियो है। तो अब एक बार पिक्चर के साथ देखते। तो क्या हुआ सर? तो हमारा एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें क्या चल रहा था सर? तो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था। क्या हुआ था सर? एक कंज्यूमर का ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा था, पर क्योंकि वहाँ पे चीटिंग हो गई तो फिर हमारी समस्या का समाधान मतलब रिड्रेस करने के लिए, क्या सर? हमारी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ लोग पैतरे आजमाने लगे। तो उसमें से फिर एक बुजुर्ग अंकल खड़े हुए और उन्होंने बोला कि मैं मारामारी नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर फॉलो करूंगा। क्या करूंगा? मैं लेजिस्लेटिव मेजर फॉलो करूंगा और एक पीआईएल फाइल करूंगा। क्या करूंगा? पीआईएल फाइल करूंगा, वो भी कहा तो लोक अदालत में। फिर हमने पूछा सर पैसों का कैसे? तो उन्होंने बोला पैसों की टेंशन छोड़ो ना यार, कंज्यूमर वेलफेयर फंड है किसके लिए? एक बार वापस देखते। तो क्या हुआ था सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई। तो फिर वो चीटिंग की समस्या का समाधान ढूंढने यानी रिड्रेस करने के लिए हमने लेजिस्लेटिव मेजर लिया, जहां पर हमने क्या किया? एक पीआईएल फाइल की। कहाँ फाइल की? वो लोक अदालत में। और पैसों की चिंता कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। एक बार वापस। तो क्या हुआ था सर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई। अब यहाँ चीटिंग हो गई तो फिर हमने उसकी समस्या का समाधान यानी रिड्रेस करने के लिए लेजिस्लेटिव मेजर लिया। उसके अंदर हमने एक पीआईएल फाइल की, और वो पीआईएल कहाँ फाइल की? हमने लोक अदालत में। और उसकी टेंशन किस पे छोड़ दी हमने? तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे। एक लास्ट बार वापस देखते, और इस बार आप मेरे साथ साथ बोलना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हुई तो उसको रिड्रेस करने के लिए हमने लेजिस्लेटिव मेजर यूज किया, जिसके अंदर हमने एक पीआईएल फाइल की लोक अदालत में और पैसों की चिंता कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। होप सो आपको स्टोरी याद रही होगी सर, पर हमें नहीं लगता कि हमें सारी चीजें याद है, तो देखते ना याद है कि नहीं। तो सर हमारी स्टोरी क्या कैसे शुरू हुई थी? तो हमने देखा था कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई थी। फिर उसकी समस्या का समाधान ढूंढने यानी रिड्रेस करने के लिए एक बुजुर्ग आदमी ने क्या बोला कि भाई मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर यूज करके एक पीआईएल फाइल करूंगा। कहाँ फाइल करूंगा? तो लोक अदालत में। और जो पैसों की टेंशन है वो तो हमने कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। वापस एक बार क्या देखा था सर हमने? जब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई तो फिर हम समस्या की समाधान ढूंढने यानी रिड्रेस करने के लिए, रिड्रेस से आप याद रखना रिड्रेसल फोरम, रिड्रेस करने के लिए एक बुजुर्ग अंकल ने बोला कि मैं मारामारी नहीं करूंगा, मैं लेजिस्लेटिव मेजर्स यूज करके एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करूंगा। कहाँ फाइल करूंगा? तो लोक अदालत में। और पैसों की चिंता हमने कंज्यूमर वेलफेयर फंड पे छोड़ दी। होप सो सारी चीजें आपको याद रही होगी। अब मैंने मेरे एंड का तो काम कर लिया, अब आपने आपके एंड पे एक बार टेक्स्ट को अच्छी से रीड करना है। सर कौन से टेक्स्ट को? तो ये वाले टेक्स्ट को, जहां पर आपने पूरा पढ़ना है कि वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन कौन से थे। और एक बात हमेशा की तरह, हमारी सेल्फ प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। क्यों सर? क्योंकि जब तक हाथ के नीचे से जाएगा नहीं तब तक याद आएगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सर सबसे पहले तो हमने डेफिनेशंस देखी थी कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या थी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन क्या थी। याद आया कुछ सर? हाँ सर, कंज्यूमर की डेफिनेशन तो अब याद ही आ गई। वो था ना सर, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड अंडर एनी डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। हाँ सर याद आ गई। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सर तो आपने वैसे याद कराया था ना हमको कि प्रोटेक्शन मतलब सेफ गार्ड करना। अब क्योंकि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है तो कंज्यूमर के राइट और इंटरेस्ट बचाना है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या हुआ था? सेफ गार्डिंग कंज्यूमर्स राइट एंड इंटरेस्ट। याद आ गया सर, याद आ गया। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन, वो तो सर हमने देखा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला, जो कि इनिशिएट हुआ था 1986 के अंदर।
फिर उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन वर्सेस स्टेट कमीशन वर्सेस नेशनल कमीशन देख लिया था। हाँ हाँ सर, याद आ गया। उसके बाद में फिर हमने लिस्ट, यानी सबसे पहले देखा था हमने नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, भाई क्या जरूरत आई थी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की। तो उसको हमने यूसी भाई के स्टोरी से याद रखा था। हाँ सर, यूसी भाई ने तो क्या चिपकाया ना आपको। उसके बाद में फिर राइट्स ऑफ कंज्यूमर देखा था। हाँ सर, राइट्स ऑफ कंज्यूमर देखा था। वो आप एक बार कैंप में गए थे ना, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर कंज्यूमर एजुकेशन की क्लास सुनते सुनते। हाँ हाँ सर, वो भी याद है हमको। उसके बाद में फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर देखी थी। कौन सी देखी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। तो उसमें याद है आपको चिक चिक वाली काकू? हाँ सर, वो कॉशियस काकू दिन भर प्री प्लानिंग करके क्वालिटी का माल इनवॉइस में, बस 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 बस, करेक्ट। और उसके बाद में वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाँ सर, आपके कॉलोनी वाले बड़े टैलेंटेड थे ना सर, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के अवेयरनेस प्रोग्राम में ही चीटिंग हो गई आपके यहाँ तो। बस सर, ये सारी स्टोरीज हमको अच्छे से याद है। टेंशन मत लो, अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो गया आपसे तो कोई नहीं, आप ही की वीडियो है, पिछली वाली वीडियो जाके एक बार देख लेना। और अगर आपने शिद्दत से राइटिंग प्रैक्टिस की हो तो आपको सारी चीज़ें एकदम फ्लो में याद रहेगी। बस मैं जो जो बोल रहा आप उसको फॉलो करिए। ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट देखी थी हमने। सबसे पहले इंटरनेशनल या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब था? तो 15 मार्च को था। पर सर देश का तो बताओ, तो वो नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब था? तो वो 24 दिसंबर को था। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो 2019 में आया सर, पर इसका इनिशिएशन कब हुआ था? 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कौन सा एक्ट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये कब हुआ सर? 1930 में। अब ये सब तो हमने पढ़ ली सर। अब एक सी कैटेगरी वाला टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था सर? रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनजीओ क्या करते हैं सर? तो वो काम करते वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। कहाँ काम करते वो? वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए। तो सर ये उनके कुछ काम है। तो कौन से काम है सर? तो वो क्या करते? पब्लिश करते पीरियोडिकल्स। क्या करते वो? पब्लिश करते पीरियोडिकल्स टू एनलाइटन द कंज्यूमर अबाउट वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड डेवलपमेंट्स। कि भाई कंज्यूमर को बताते हैं कि आपकी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चल रहा है, जिसके लिए वो पीरियोडिकल्स पब्लिश करते। उसके बाद में वो क्या करते? कैंप्स और वेरियस प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते ताकि सोशल अवेयरनेस आए। क्या है? सोशल अवेयरनेस आए। वो फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते सर। हाँ हाँ सर, हमको याद है। फिर कभी कभी क्या करते सर? वो प्रोवाइड करते फ्री लीगल एडवाइस। हाँ सर, कभी कभी पीआईएल, यानी सबके ऊपर से जो कंज्यूमर इंटरेस्ट की चीज़ हो वो पीआईएल फाइल करते। क्यों? क्योंकि एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट। हाँ सर। और उसके बाद में क्या करते सर? क्योंकि ये बड़े लेवल पे है तो ये इंटरेक्ट करते बिजनेसमैन के साथ में और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में, जिससे कंज्यूमर्स के लिए एक बेटर डील आ सके। सर इनके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो एक है ग्राहक शक्ति, एक है मुंबई ग्राहक पंचायत और कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्लियर है, क्लियर है सर। एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आया तो भी जस्टिफाई बिटवीन में आ सकता। तो एक काम करना, आप इसको एक फ्लो में याद कर लेना। वो फ्लो कैसा कर? तो सर सबसे पहले वो दो काम करते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, काय से तो एक पब्लिश करेंगे पीरियोडिकल्स और प्रोग्राम्स लेंगे। अब उस प्रोग्राम में क्या किया सर? एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया। क्या किया? उस प्रोग्राम में एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लिया। अब वो प्रोग्राम में क्या किया सर? उन्होंने फ्री लीगल एडवाइस दी और पीआईएल फाइल करवाई। क्या किया? फ्री लीगल एडवाइस दी और पीआईएल फाइल करवाया। अब इतना सब कर लिया सर, बड़े लोगों की बड़ी बात। उनका बिजनेसमैन्स और चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ में इंटरेक्शन, यानी उठना बैठना भी है। होप सो आपको चीज़ें क्लियर हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये मन से भी लिखने जाओ तो आप दो चार पॉइंट तो इसमें से लिख ही लेते थे सर। तो एक काम करना, आप इसको अगर वन रीड भी मार लो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। क्लियर है, क्लियर है सर। अब ये वीडियो के मेनली तीन पार्ट है। सबसे पहले वाला क्रक्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें मेनली ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे और बाद में वो आंसर द फॉलोइंग वगैरह जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो सर अब बारी क्वेश्चंस की। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन था सर? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो 2019 का था, पर वो इनिशिएट कब हुआ था? 1986। वेरी गुड। उसके बाद में द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सर। डिस्ट्रिक्ट कमीशन मतलब सर सबसे पहले प्रेसिडेंट तो कोई ना कोई जज होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज यानी डिस्ट्रिक्ट जज। क्लियर है, क्लियर है सर। बाद में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। सर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करेगा प्रोटेक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन ही कंज्यूमर का है तो प्रोटेक्शन भी कंज्यूमर की होगी।
फिर बाद में डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर एक्ट। तो सर कौन सी है वो? तो हमने देखा था ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, सबसे ऊपर की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी थी? नेशनल कमीशन। उसके बाद में द गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज। सर हमने पढ़ा था ना वो कॉम्प्रोमाइज, देश के लोग है तो गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज करती, आतंकवादी है तो सीधा मिनिमाइज करती है। कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ सर, लोक अदालत में, क्योंकि देश के लोग, लोक अदालत। उसके बाद में सर नेशनल कमीशन में कितने मेंबर थे? सर नेशनल कमीशन में 4 मेंबर थे। हाँ हाँ। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन विच इज लेस देन। सर डिस्ट्रिक्ट कमीशन की सर मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन क्या था उसकी? हाँ सर, वो 1 करोड़ तक के केस ही लड़ सकता था। हाँ हाँ। फिर डैश इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे। सर वर्ल्ड कंज्यूमर डे कौन सा था? वर्ल्ड 15 मार्च था। हाँ हाँ। उसके बाद में इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज, वो सर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना, आजकल के ज़माने में ग्राहक ही राजा है, तो कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ द मार्केट। क्लियर है? क्लियर है सर। इसके बाद हम देखेंगे मैच द पेयर्स। अब सर सबसे पहले किंग ऑफ द मार्केट है, तो अभी हमने ऊपर देखा वो क्या है सर? कंज्यूमर। तो किंग ऑफ द मार्केट बना हमारा कंज्यूमर। अब सर नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन सर देश के लेवल पे, आप अगर बड़े आदमी हो, मतलब आपके अगर केस 10 करोड़ से ऊपर है, तभी आप नेशनल कमीशन में जा सकते। तो नेशनल कमीशन जुड़ जाएगा सर एक्सीड्स 10 करोड़। सर ये मुंबई ग्राहक पंचायत का है, अभी तो पढ़ा था हमने एनजीओस के अंदर, ये तो सर एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ सर। फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स, ये हमने डेट्स में पढ़ा था। हाँ सर 1930, करेक्ट करेक्ट। और सर फिर कंज्यूमर राइट्स, सर कंज्यूमर राइट्स क्या सर? हमने तो कुछ तो कंज्यूमर राइट्स पढ़े थे, उसके अंदर एक राइट टू इन्फॉर्मेशन भी पढ़ा था। हाँ याद आ गया सर, वही क्वेश्चन तो 10th। तो ये बन जाएगा हमारा 10th। क्लियर है? क्लियर है सर। अब उसके बाद में गिव वन वर्ड फ्रेज और टर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर क्या? द कमीशन विच एंटरटेन्स द केस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। मतलब सर ऐसा कौन सा कमीशन था जो सिर्फ 1 करोड़ तक की केस लड़ सकता था? याद आ गया सर, वो तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन था ना। हाँ हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। फिर बाद में अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। अरे सर ये तो पीले ना हमने पढ़ा था ना, ऐसी लीगल एक्शन जो कोर्ट में हो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स में, पर्सनल मैटर्स में नहीं। हाँ हाँ सर याद आ गया, पिल। अभी शॉर्ट में लिख रहा मैं, आप लोग लॉन्ग फॉर्म लिखना, ठीक है? बाद में ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये तो अभी पढ़ा सर, वो तो एनजीओ होते हैं ना जो वेलफेयर करते पीपल का। हाँ हाँ। उसके बाद में द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। सर राइट रिकॉर्डिंग टू सेफ्टी, मतलब राइट टू सेफ्टी, बरोबर पकड़े हो आप, राइट टू सेफ्टी। उसके बाद में वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस। सर ये तो हमने पढ़ा था, जो कंज्यूम करेगा वही तो कंज्यूमर बनेगा, करेक्ट। ठीक है सर। अब ट्रू और फॉल्स, तो सबसे पहला क्या है सर? द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। हाँ सर राइट्स दिए तो रिकॉग्नाइज तो करना ही पड़ेगा ना, तो सबसे पहला हमारा बनेगा ट्रू। बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर। अरे नहीं ना सर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो प्रोटेक्ट भी कंज्यूमर को ही करेगा ना, बाय प्रोटेक्टिंग हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट। याद आ रहा सर। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया। सर इससे ज़्यादा धोखाधड़ी कही है भारत से ज़्यादा, तो फिर यार तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भी फॉल्स। बाद में लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज पीपल कोर्ट्स। हाँ सर, सिर्फ हिंदी का, इंग्लिश किया, लोक का, पीपल, अदालत का, कोर्ट, तो ये ट्रू है। उसके बाद में कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डजंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सरासर गलत है सर, हमने तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी थी, तो ये भी फॉल्स। उसके बाद में फाइंड द ऑड वन आउट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ और नेशनल कमीशन। सर ये कमीशन के बीच में एनजीओ कहाँ से आ गया? यही ऑड वन आउट है, तो यही ऑन वन आउट है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज। अब सर सारे प्रेसिडेंट जज 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 है, तो ये कमिश्नर क्या कर रहा है बीच में? कमिश्नर को काट दो, वही है ऑड मैन आउट, तो ये हमारा कमिश्नर है ऑड मैन आउट। ठीक है। उसके बाद में सर कंप्लीट द सेंटेंस। नेशनल कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय डैश गवर्नमेंट। अब सर अपनी अपनी गवर्नमेंट अपना अपना काम करती, क्योंकि नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट थी? करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट थी। कौन सी गवर्नमेंट थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अभी एनी पर्सन
हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू, यानी सर कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन से खुश नहीं है तो वो कहाँ जा सकता, तो वो स्टेट कमीशन के पास जा सकता। कौन से कमीशन के पास जा सकता, स्टेट कमीशन। उसके बाद में स्टेट कमीशन हैज कितने सर, स्टेट कमीशन में तो 4 मेंबर होते। बाद में द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज, सर नेशनल लेवल पे कौन सा कोर्ट आता, तो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहेगा वही यहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, तो कौन सा जज, तो सुप्रीम कोर्ट जज। उसके बाद में नेशनल कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट्स ऑफ कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन दैट एग्रीज, सर नेशनल लेवल पे बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, तो बड़े लोग कौन होते हैं, जिनकी केस 10 करोड़ से ऊपर हो, तो एक्सीड्स 10 करोड़। बाद में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस्टेब्लिश डैश टायर क्वासी जुडिशियल सिस्टम फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सर 3 टायर थे ना, वो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, करेक्ट 3 टायर। अब सर कंप्लीट करना है हमको फॉलोइंग टेबल, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन डिस्ट्रिक्ट कमीशन वो पढ़ा था ना हमने कि सिर्फ 1 करोड़ तक की केस लड़ पाएगा, तो सर यहाँ पे आ जाएगा 1 करोड़। उसके बाद में स्टेट कमीशन, सर स्टेट कमीशन का जज कौन होता है, सर हाई कोर्ट का जज, हमने पढ़ा था ना, क्योंकि स्टेट पे हाई कोर्ट होता है तो हाई कोर्ट का जज, हाई कोर्ट जज। बाद में सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था, सर आया तो 2019 में था, तो 2019। अभी सर डैश नॉन प्रॉफिट एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन से होते हैं सर, ये तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और बाद में मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन में तो 4 मेंबर है, हमने देखा था ना, स्टेट में भी 4, नेशनल में भी 4, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में 2 थे, तो ये भी 4। अब सर आंसर इन 1 सेंटेंस, व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल कंज्यूमर्स डे, वो तो सर 24 दिसंबर होता है, हाँ हाँ। अब सर हु इज अ कंज्यूमर, तो हमने डेफिनेशन देखी थी ना, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड, promised और पार्टली पेड, पार्टली promised अंडर एनी डेफर्ड पेमेंट्स, करेक्ट सर। याद आ रहा, याद आ रहा सर, हर चीज याद आ रही है, बढ़िया। अभी वॉट इन्फॉर्मेशन वन शुड चेक बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट, सर बाय करने से पहले क्या होना चाहिए था सर, कंज्यूमर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए थी, तो क्या करना चाहिए था सर, तो उसने इंक्वायरी करनी चाहिए थी हर चीज के बारे में, क्वालिटी वगैरह सब, तो क्या करनी चाहिए थी सर, इंक्वायरी। ठीक है सर। उसके बाद में विच फोरम इज सेटअप एट द नेशनल लेवल फॉर रिड्रेसल फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट्स, सर नेशनल लेवल पे तो नेशनल कमीशन था, हाँ हाँ। बाद में हु शैल बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कौन सा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट जज। और बाद में व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे, सर वर्ल्ड कब आता, वो तो 15 मार्च को आता, हाँ हाँ सर 15 मार्च। अब सर अरेंज करना है हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, सर ये तो अब याद हो गया, कितनी बार बताओगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, करेक्ट। तो सर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, और सर फिर उसी के ऑर्डर में इनके कोर्ट्स में जजेस को लगा देना, सबसे पहले सर कौन सा, तो डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई और फिर सुप्रीम। क्लियर है, क्लियर है सर। अब सर करेक्ट करना है हमको अंडरलाइन वर्ड को, तो एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम, नहीं बे, नेशनल कमीशन से अगर दुखी है आदमी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाता था ना, हाँ हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में नेशनल कमीशन इज इस्टेब्लिश्ड बाय द, नेशनल कमीशन नेशनल लेवल पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट नहीं सेंट्रल, तो यहाँ पे आएगा सेंट्रल। बाद में डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज पीपल कोर्ट, सर कुछ नहीं, हिंदी का इंग्लिश जो किया था अब वो इंग्लिश का हिंदी कर देना, पीपल मतलब लोग, कोर्ट मतलब अदालत। अब बाद में इन इंडिया सेलर्स आर वाइडली डिस्प्रेस्ड एंड आर नॉट यूनाइटेड, सर स्टार्टिंग से पढ़ रहे कि हम कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, वाइडली स्प्रेड है, उनका कोई नहीं है, तो सेलर कैसे होंगे सर, यहाँ पे तो कंज्यूमर आएगा। और फिर नेशनल कमीशन एंटरटेन्स कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। अब ज़्यादा मत बोलना सर, ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, याद हो गया अब हमको, ठीक है।
तो सर अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे केस स्टडी पे। तो सबसे पहली केस स्टडी कौन था? मिस्टर अशोक था। कौन सा अशोक था? मिस्टर अशोक था। वो क्या किया था सर? एक शॉप में गया था। क्या करने के लिए? शूज़ खरीदने के लिए 700 रुपये के। क्या करने के लिए गया था? शूज़ खरीदने के लिए गया था 700 रुपये पे। तो वहाँ पे जो सेल्समैन था उसने उसको फोर्स किया कि भाई तू बिगर साइज़ का शूज़ ले ले, जैसे अपनी मम्मियाँ करती ना कि भाई थोड़ा बड़ा साइज़ का शूज़ ले ले करके, तो वैसा। और बोला कि वो तेरे लिए सूटेबल होगा। उसने क्लेम किया कि ये जो साइज़ है तेरे लिए परफेक्ट होगी। पर जब वो घर पे पहुंचा तो वो शूज़ बहुत बड़ा हो रहा था उसके लिए। तो फिर इसने इसकी कंप्लेंट की द शॉपकीपर को, यानी वहाँ का जो दुकानदार था। यानी देख, माल किसने चिपकाया है? सेल्समैन ने। पर कंप्लेंट किसके पास गई? शॉपकीपर के पास में। चीटिंग तो हुई। फिर वो कोई भी लेवल पे हो, जो हमने पढ़ा था ना, मैन्युफैक्चरर पे हो, शॉप लेवल पे हो या सेल्स लेवल पे हो, तो यहाँ पे सेल्स लेवल पे चीटिंग हुई। तो इट वाज डिनाइड बाय द शॉपकीपर टू रिप्लेस द शूज डिस्पाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। यानी स्टॉक रहने के बाद में भी रिप्लेस नहीं करके देंगे सर, तो ये तो नहीं चलेगा। तो विच राइट हैज़ बीन वॉलेटेड? सबसे पहले तो सेलर को, अपना बायर को एकदम फ्रीडम है कि वो चूज कर सके उसको क्या चाहिए। उसको कोई कंपेल नहीं कर सकता भाई कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये नहीं है। सेल्समैन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। तो सर कौन सा राइट वॉलेट हुआ? तो राइट इसका वॉलेट हुआ राइट टू चूज। उसके बाद में इज अशोक अ बायर और एंड यूजर? तो अशोक तो सर एकदम एंड यूजर भी हुआ और बायर भी हुआ, क्योंकि माल लेने भी वो गया था और लिया भी खुद के लिए था। तभी तो सर यहाँ पे लिखा था ना कि शूज आर स्टिल टू बिग फॉर हिम, यानी खरीदने वो गया था दुकान पे और जूता भी उसी को बड़ा हुआ, मतलब यूज भी वही करने वाला था ना यार। तो वो क्या है सर? बोथ, बायर भी एंड एंड यूजर भी। और ये ऊपर वाली लाइन चिपका देना। बाद में वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट? तो सर हमने तो राइट पढ़ा था ना, भले ही वो तुम्हारी सुने ना सुने, पर कंज्यूमर फोरम आपकी ज़रूर सुनेगा। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए आपकी कंप्लेंट वहाँ तक ले जाने की। याद आया, याद आया सर। तो कहाँ पे होगी इसकी कंप्लेंट फाइल? तो कंज्यूमर फोरम्स में। और सर हमने पढ़ा था ऑनलाइन ज़माने में ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल होती, तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। काय काय से सर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करेंगे हम? तो या तो मोबाइल एप्लीकेशन से या पोर्टल से। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर सेकंड वाली केस स्टडी। मिसेस मीरा, रेसिडेंट ऑफ नागपुर, यानी मीरा जी नागपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली थी, जिसने एक वॉशिंग मशीन ली जिसकी वैल्यू कितनी थी सर? 50,000 की। बाप रे, 50,000 की वॉशिंग मशीन ली मैडम ने। बड़ी बड़ी आदमी है मैडम। पर गलती कर दी विदाउट अ कैश मेमो। मतलब सर हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी कि जब भी हम कुछ भी ले तो हमेशा डिमांड इनवॉइस, गारंटी एंड वारंटी कार्ड। मैडम तो मेन चीज़ ही भूल गई, पर ठीक है। अब उसकी वारंटी थी 2 साल की। आफ्टर 1.5 ईयर्स, मतलब वारंटी में सामान, शी नोटिस सम डिफेक्ट एंड आस्क द कंपनी टू रिपेयर और रिप्लेस इट। सर उसका तो हक है, रिपेयर, रिप्लेस या कंपनसेशन। द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट हर कंप्लेंट डिस्पाइट ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो क्या हुआ सर? सर मेन काम ही तो भूल गई थी ना मैडम, इनवॉइस यानी कैश मेमो ही लेके नहीं आई। तो सजेस्ट सुटेबल रिड्रेसल मशीनरी टू प्रोटेक्ट हर राइट। अब सर रिड्रेसल मशीनरी 3 लेवल पे थी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। अब सर क्योंकि 1 करोड़ के नीचे है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉल्व करेगा ना यार। तो सबसे पहले इसके लिए सुटेबल रिड्रेसल मैकेनिज्म मशीनरी कौन सी है सर? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन। अभी सर इफ शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन गिवन बाय रिड्रेसल मशीनरी, वेयर शुड शी अपील? सर अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से ही खुश नहीं है तो उसने कहाँ जाना चाहिए? तो उसने स्टेट कमीशन के पास में जाना चाहिए। और सर कोई टाइम लिमिट थी क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, विद इन 45 डेज। और सर निग्लिजेंस क्या था मिसेस मीरा का वाइल बाइंग द वॉशिंग मशीन? सर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश मेमो ही लेना भूल गई, इनवॉइस। तो सर शी डिडंट कलेक्ट कैश मेमो। अब सर कैश मेमो ही नहीं लिया तो गारंटी वारंटी क्या खाक लिया होगा उसने? एंड गारंटी वारंटी कार्ड। क्लियर है? क्लियर है सर। अब क्या करना सर? डिस्टिंग्विश बिटवीन तो हमने पढ़ लिया। अब मैंने क्या किया, ये आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, अटेम्प्ट द फॉलोइंग और आंसर द फॉलोइंग, ये एक्चुअली सारी सेम ही चीज़ें है। कहीं पे आपको 4 राइट बोलेगा, कहीं लिस्ट में से 5 पॉइंट लिखने बोलेगा। तो मैंने क्या किया, इसको एक टेबल फॉर्मेट में कंपाइल कर लिया, ये यहाँ पर। तो आप क्या करना, जैसे ही आप फ्री हो जाओ एक बार सारी लिस्ट अच्छे से लिख के निकालना और फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस देखना, वो आपको ओवरलुक करने का ही काम है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही चीज़ डिमांड करते, तो आप वो ईजिली कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है सर। तो होप सो कि ये चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। अरे क्लियर क्या हुआ सर, एग्जाम में कोई 4 या 5 पॉइंट लिखने के लिए आते हैं, हमको तो सारी की सारी लिस्ट मुंह तोड़ याद है। बढ़िया बात है।
तो होप सो ये चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो। ये एक चैप्टर लगभग 17 मार्क्स के लिए आएगा। अब एक पर्सनल बात कर लेते कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, या आपको कोई इंप्रूवमेंट लगती हो मेरे पढ़ाने के अंदर, तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं, टीचर रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड जो भी हमारे फन मोमेंट्स होते हैं ना क्लास में, सिर्फ उतनी उतनी क्लिप्स ही वहाँ पे डालते हैं, तो एक हमारा पर्सनल कनेक्शन जो है एंटरटेनमेंट वाला वो वहाँ बना रहे। और बाकी जो मेरी जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह रहती वो तो टेलीग्राम पर आती रहती सर। तो इसी के साथ ये चैप्टर हम यहाँ ख़त्म करेंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये चारों की चारों लिस्ट अभी के अभी ये वीडियो पॉज करके, कुछ भी हो जाए, मर जाना, लुट जाना, झुक जाना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अभी के अभी ये चारों की चारों लिस्ट एक बार हाथ के नीचे से लिख के निकाल लेना। क्योंकि अगर एक बार आप ये लिख के निकाल लो तो आपके मेमोरी में परमानेंट प्रिंट हो जाएगा, और आपको ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन के लिए खोलना पड़ेगा, या फिर अभी आपने कभी सेकंड या थर्ड रिवीजन प्लान की तो हम तब देखेंगे। तो बस सर आज के लिए इतना ही। अंत में मेरा यही मानना है कि आज हम जो कुछ भी है वो केवल और केवल अपने माता पिता की वजह से, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। और बाकी क्या है जी, आप मेहनत करते रहिए। तो बस इसी के साथ आज के ठहराव को यही ठहराया जाता है, और मिलते हैं नए दिन नई शुरुआत के साथ।